देखिए बच्चों, ये आपका ओ लेवल्स का फिजिक्स पेपर 4 अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल है और पेपर 42 इसको कहते हैं। मई जून 2020, 1 आवर इसकी ड्यूरेशन है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोग ज़रूर पढ़ लिया करें और ये इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है जी। तो इस पेपर पे आते हैं ज़रा। सबसे पहले अब देखिए, इसमें ऑप्टिक्स का ही एक उसने हमसे पूछा हुआ है। तो अब ज़रा देखिए, उसने जो पहला सवाल कहा है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि a student investigates the refraction of light by a glass block। देखिए, अब आपने पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। यू नो ऑल द डिटेल्स कि किस तरह से हमने इसमें एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। पहले वो कहता है शी प्लेसेस द ग्लास ब्लॉक ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड ड्रॉज अराउंड द आउटलाइन ऑफ द ब्लॉक। याद है कि इफ ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये ब्लॉक हिल जाए तो फिर उसको हम जो है वो अपनी जगह पे वापस लें। अच्छा सर, अभी फिलहाल इस पे फोकस कीजिएगा, बाकी फिर सवाल जवाब बाद में कर देखते हैं। कहता है शी यूजेस अ रे बॉक्स टू शाइन एन इंसिडेंट रे ऑन द साइड ए बी। अच्छा बच्चों, ये जो रे बॉक्स होता है ना, ये रे बॉक्स एक्चुअली याद है हम लोग तो पिन्स इस्तेमाल करते थे एज अ सोर्स ऑफ लाइट रे, याद है। बट रे बॉक्स का मतलब है ये बिल्कुल ना एक लेजर लाइट जैसी, यानी एक टॉर्च है बेसिकली। एक रे बॉक्स उस चीज को कहते हैं जिससे एक बिल्कुल लेजर शार्प एक लाइट रे निकलती है। तो इसको हम रे बॉक्स का टाइटल देते हैं। तो रे बॉक्स इज लाइक अ लेजर लाइट, बिल्कुल एक शार्प लेजर लाइट सी चीज को हम रे बॉक्स कह रहे हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट वो रे ही प्रोड्यूस कर रहे हो बजाय पिन्स यूज करने के, ठीक है जी। तो कहता है कि द रे इंसिडेंट एट द पॉइंट ई। अब ये उस ई का याद है, ये देखिए, ये जो लाइट रे टुवर्ड्स द मीडियम चल कर आ रही हो, इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। वी कॉल दिस एज द इंसिडेंट रे। अब अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये जिस पॉइंट पे या नुक्ते पे जाके हिट करेगी ग्लास ब्लॉक को, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का टाइटल हम देंगे। अच्छा, अब आगे वो कहता है कि ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ई। तो आपने ई पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना। तो अब नॉर्मल आप लोगों से ड्रॉ हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको पता है कि नॉर्मल हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। वी नो दिस होल प्रोसीजर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो किसी को इशू इतना नहीं हुआ होगा ना। तो आपने इधर से ई के ऊपर ना एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, जरा ये देख लेते हैं जी। नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका ये है कि देखिए, आपके पास यहाँ पे ये जो ई का पॉइंट है, नाउ यू नो व्हाट टू डू, के इधर वो याद है नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के साथ ऐसे 90 का एंगल बनता है ना, ठीक है। उस सरफेस ऑफ द ग्लास के साथ इधर हमेशा 90 का एंगल यूं बनेगा। लेकिन आपको अब क्या करना था, याद है, इधर एक प्रॉपर आपने डी रखनी है इस तरह से, इस जगह पे डॉट, और उस तरह से आपने ऐसे डी को यूं प्लेस किया कि लाइन पे इस डी की एग्जैक्टली लाइन आ जाए। तो सेंट्रल डॉट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और ये लाइन ग्लास की सरफेस इस तरह से आपने छुपा ली। तो अब आपने इस जगह पे 90 का निशान शार्प लगाया, ठीक है। और इस 90 का निशान शार्प लगा के यहाँ से आपने इस तरह फुट रूलर से इन दोनों डॉट्स को ऐसे जोड़ना है। तो ये आपके पास एक पूरा परफेक्ट नॉर्मल, ये लाइन जो है ये आपकी नॉर्मल की लाइन बनेगी। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको कि डी किस तरह रख के हमने नॉर्मल बनाया था। तो सपोज ये आपके पास इधर से इसका यूं एक नॉर्मल यहाँ से हम बना लेते हैं। तो दिस इज सपोज टू बी अ नॉर्मल। अब नॉर्मल चूंकि देखिए एक इमेजिनरी लाइन है तो इसलिए इट हैज टू बी अ डॉटेड लाइन। ये आपके पास इस केस में नॉर्मल बन गया। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए कि अगर ये इसका नॉर्मल बना तो जरा चेक कीजिएगा कि अब ये अगर नॉर्मल है और इस तरह से ये सरफेस ऑफ द स्लैब के साथ, देखिए ये पूरी ग्लास स्लैब है और यहाँ से इसके साथ हम यूं एक पूरा नॉर्मल ऐसे प्लेस आउट कर रहे हैं। तो अब जरा मुझे ये बताइएगा कि वो कहता है कि ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ई। तो आपने नॉर्मल एट द पॉइंट ई बना लिया। अब मेजर करो, कहता है, एंड रिकॉर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो आपने मेजर एंड रिकॉर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस करना है।
तो मुझे एक बात बताइए बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल बनता है ना, जो नॉर्मल के साथ, याद रखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बने, इस पूरे के पूरे एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब ये बात याद रखिए कि इस एंगल को नापते हुए हम लोग हमेशा, याद है, नॉर्मल को डिक्लेयर करते हैं एज द बेस लाइन। तो अब इस एंगल को नापने के लिए ये सारा क्लास में हमने याद है किया हुआ था कि इस तरह डी को प्लेस करना यूं, देखिए डी को इधर ऐसे प्लेस करें कि इस तरह से आए कि डॉट पे डॉट आए और इस तरह लाइन पे लाइन यूं ये छुप जाए। ठीक है, डॉट पे डॉट आए और लाइन पे लाइन छुप जाए। तो अब जिस साइड ऑफ द लाइन को आपने स्टार्ट किया हुआ है वहां से 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से आपने जो है वो एंगल को नापना शुरू करना है। तो ये जितना भी एंगल आए, अब जरा मुझे बताइएगा कि ये एंगल कितना आया था। मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर्स बता रहा हूँ, अब डी को आप इस्तेमाल करके उस हिसाब से खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये 2020 का पेपर चल रहा है जी। जी ये 40 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों आपके पास, तो देखिए इसको ऐसे, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मार्क करना है और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हम कि ये 40 डिग्रीज इस तरह से ये एंगल आ रहा है। बिल्कुल सही है जी। अब देखिए उसने जो पीछे मार्क्स की में जवाब दिया होता है ना, वो उसने दिया हुआ है कि 40 और साथ प्लस माइनस कुछ दिया होगा। ये देखिए जरा, इसमें 40 प्लस माइनस 1, यानी मतलब पता है ना कि 41 भी हो सकता है और 39 भी हो सकता है। यानी 40 में प्लस माइनस 1 यानी 41 भी डिग्री एंगल माना जाएगा, 39 भी। तो 39 हो, 40 हो, 41, ये तीनों वैल्यूज वो मानेगा। ठीक है जी। अच्छा तो चलिए अब 40 हम लिख लेते हैं, आप मेजोरिटी कह रहा 40 आंसर है। बहरहाल, तो अब आपने इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दिया इस जगह पे कि दिस इज 40 और साथ ये यूनिट जरूर लिखें। बहरहाल जो भी आपका आ रहा है, जी जी मैं इसको एंड पे जरा आंसर कर देता हूँ, पहले जरा ये कंप्लीट करते हैं। वो इसमें रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो फिर वो एक्स्ट्रा बातें उसमें आ जाती हैं, देख लेते हैं। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे आपके पास मेजर एंड रिकॉर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, ये आपका आ गया। अब आगे वो कहता है बच्चों कि द रे इज रिफ्रैक्टेड इनटू द ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 25 डिग्रीज। अच्छा, अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें ना भी बताता तो आपको याद है ना कि वो साइन आए ओवर साइन आर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1.5 ले लेंगे और आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढना हमने सीखा हुआ था। बट यहाँ उसने खुद ही बता दिया, कहता है द रे इज रिफ्रैक्टेड इनटू द ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 25 डिग्रीज। ठीक है जी। तो एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्रीज कहता है कि ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड रे, on figure 1.1 draw the refracted ray, continue the ray until it meets the side CD of the block. Label the point where the refracted ray meets the side CD of the block with the letter F. अब सारी स्टोरी वो आपको बता रहा है कि आपने उसी फिगर 1.1 पे, यानी ये जो ऊपर ड्राइंग दी हुई है, इसी ड्राइंग के ऊपर आपने एक रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करनी है जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 25 डिग्रीज। तो कहता है कंटिन्यू द रे अंटिल इट मीट्स द साइड सीडी ऑफ द ब्लॉक। अब देखो ये है साइड सीडी ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो उसने कहा कि रिफ्रैक्टेड रे बनाओ, जाहिर है वो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे बनेगी, तो कहता है उसको कंटिन्यू करो जब तक वो जाके इस साइड सीडी को ना मीट करे, और जिधर वो साइड इस सीडी को मीट करेगी वो रे, उस पॉइंट को कहता है कि आपने लेटर विद लेबल करना है विद द लेटर एफ करके। जैसे ये ई पॉइंट है उस तरह से उसका एफ भी लगाना। तो ये तो आराम से हो जाएगा। तो 1 मार्क इस बात का दे रहा है। अब मुझे बताइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 25 डिग्रीज है, तो बच्चों अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 25 डिग्रीज हो तो आपको याद है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए डी को कैसे प्लेस करते हैं। देखिए जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस नापने के लिए डी को ऐसे रखा था कि नॉर्मल को बेसलाइन मान के वहां से उसके साथ जो एंगल बन रहा था वो है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमें इस साइड से डी को इस तरह से प्लेस करना है कि डॉट पे डॉट और लाइन पे लाइन ऐसे आ जाए। ठीक है, अब जिस लाइन को आपने बेसलाइन माना हुआ है वहां से जीरो, सॉरी नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे डी रखा आपने इस तरह से करके। ठीक है, और अब इस लोअर एंड ऑफ द को आप बेसलाइन मानोगे ना, तो यहाँ से 0, 10, 20, 25। तो सपोज 25 का निशान यहाँ लगाया और फिर आपने इस डॉट और इस डॉट को यहाँ से यूं ऐसे जोड़ दिया, तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे बनेगी।
एरो बनाना बहुत मस्त हरकत है। तो डी को प्लेस करना तो हमें पता है अब। तो सपोज आपने ये जब लाइन यूं बनाई थी, तो मिसाल ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे आ गई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है विच इज 25 डिग्रीज। ये हमने यूं करके ऐसे लिख लिया जी। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि रे को कंटिन्यू करो अंटिल इट मीट्स द एंड सी डी। ये जो सी डी वाला एंड है, सी डी वाले एंड से जाके ये जाके इधर मीट करे। तो मुझे बताइए कि सी डी एंड से जाके मीट करेगा, तो उसने कहा कि इस नुक्ते को कौन सा पॉइंट मार्क कर दो, इस नुक्ते को आप पॉइंट एफ मार्क कर दें। तो सी दिस इज व्हाट ही सेड के लेबल द पॉइंट वेयर द रिफ्रैक्टेड रे meets the side CD with the letter F. तो meets the side CD with the letter F। ठीक है जी, तो इसको आप लेटर F से यू मार्क कर लेंगे। अब जरा मुझे बच्चों बताइए, कहता है कि describe how the student accurately traces the path of the light emerging from the block through the side CD। कहता है कि describe how the student accurately traces the path of the light emerging from the block through the side CD। देखिए 2 मार्क का ये सवाल है। आप ये सोचिए, वो कहता है कि देखिए उसने इस लेजर लाइट टाइप रे बॉक्स से यहाँ से एक इंसिडेंट रे थ्रो की, वो रिफ्रैक्ट हुई, तो आपको वो रे ऐसे करके ना थ्रू द स्लैब गुजरते हुए दिखेगी। अब ये लाइट रे जाहिर है इस एंड से इमर्ज भी तो करेगी ना। वो इमर्जेंट रे जो है वो वापस, आपने पढ़ा था, याद है कि वो इमर्जेंट रे जो है वो इस इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ के बिल्कुल क्या होती है, याद है, इमर्जेंट रे उस ओरिजिनल पाथ के बिल्कुल जो है ये वाली लाइन और ये इमर्जेंट रे की लाइन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। बिल्कुल सही, ये पैरेलल होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये वाली जो लाइट रे है, ये जो इमर्जेंट रे है, इसका पाथ डिस्क्राइब करें। हाउ द स्टूडेंट एक्यूरेटली ट्रेसेस द पाथ ऑफ द लाइट emerging from the block through the CD। कहता है बताइए कि ये जो स्टूडेंट है ये कैसे उसका जो है वो पाथवे ट्रेस करेगा। बताइए इसका हमने क्या तरीका देखा था। क्यों जी, देखिए अब इसके तरीके सिंपल वो पिन्स वाला ही हो सकता है कि आपने अब इसमें करना ये था कि वो जो इमर्जेंट रे निकलेगी, फर्ज कीजिए वो जो इमर्जेंट रे यहाँ से बाहर ऐसे लाइट की बाहर निकलेगी, आप उस पे ना एक पिन P1 इधर ड्रिल करके खड़ी कर दो, और एक पिन वो जो लाइट की लाइन जा रही होगी ना, ये जो इमर्जेंट रे की लाइन जा रही होगी, इस लाइन ऑफ इमर्जेंट रे पे वो जो एक लाइट जा रही होगी ऐसे पेज के अलोंग, आप एक पिन इधर ड्रिल करके खड़ी कर दें पिन P1, और एक पिन P2 आप इधर ड्रिल करके खड़ी कर दें। ठीक है। तो इसका वैसे एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में आपको मार्क स्कीम्स के अंदर अक्सर एक वर्डिंग मिलेगी कि जी इनको 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट पिन्स को ऐसे आप पिन P1 और P2 को ड्रिल करके खड़ा कर दें। तो वो जो इमर्जेंट रे की, देखिए ये जो इमर्जेंट रे की लाइन जा रही होगी ना, ये असल में यही रे बॉक्स से जो इंसिडेंट रे आया था वो रिफ्रैक्ट हुआ, और अब वही रे इमर्ज करेगी परले आउटर एंड पे। तो उस इमर्जेंट रे पे एक पिन आप इधर ड्रिल करके खड़ी कर दें P1, और एक पिन P2 आप इधर ड्रिल करके खड़ी कर दें। तो P1 और P2 ऐसे ड्रिल करके, तो जब आपने ये पिन्स, वो आप लेजर लाइट बंद भी करेंगे रे बॉक्स की, तो उन दोनों पिन्स को आपने फिर क्या करना है, ऐसे जोड़ के इस F पॉइंट तक ले आएंगे, तो ये आपकी इमर्जेंट रे हो जाएगी। समझ रहे हो। तो पिन्स वाला काम इधर किया जा सकता है, या उस वो जो इमर्जेंट रे थी ना, आप उस पे पिन्स के बजाय ऐसे 2 डॉट्स भी, शार्प डॉट्स भी लगा सकते हो। लेकिन पिन्स वाला काम चलें जरा इस तरह कर लेते हैं। तो आपने, उसने कहा ना डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट एक्यूरेटली ट्रेसेस द पाथ ऑफ द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक थ्रू द साइड सीडी। तो आप इसमें क्या करोगे कि एक तो आपने प्लेस करनी है पिन्स। तो व्हाट यू विल डू इज, आप कहोगे कि जी द पिन्स प्लेस द पिन्स एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट। ये वैसे एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है कि कम से कम 5 एक cm
दूर रखें ताकि एक प्रॉपर रे हमारी उसमें क्रिएट होती रहे। ठीक है जी। तो प्लेस द पेन्स, प्लेस टू पेन्स, यूं लिखते हैं बल्कि इसको, प्लेस टू पेन्स एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी, ऑन द इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे के ऊपर आपने 2 पिन्स जो हैं वो ड्रिल कर देनी है, या प्लेस, ड्रिल का लफ्ज यूज कर लें चलिए, ठीक है। ड्रिल इन 2 पिन्स एट लीस्ट 5 cm अपार्ट ऑन द इमर्जेंट रे, ठीक है जी। और फिर आप क्या करोगे कि ये अगला पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रिमूव द पिन्स, ठीक है जी। बाद में फिर रिमूव कर देंगे पिन्स, और फिर क्या करते हैं, एंड जॉइन दोज पिन होल्स। अच्छा अब देखिए, वो जो पिन ने पेज में होल्स बनाए उनको पिन होल्स इसके वर्ड से याद रखें, ठीक है जी। तो वो जो सुराख बने होंगे उन पिन्स की वजह से, रिमूव द पिन्स एंड जॉइन दोज पिन होल्स बैक टू द ब्लॉक। अब ये फ्रेजिंग थोड़ी ना अपनी इंप्रूव करते जाइए साथ साथ, कि आपने जो ड्रिल किए पिन्स दो, उन्होंने जो पिन होल्स बनाए पेज के अंदर, आपने वो पिन्स हटाकर फिर फुट रूलर से इसको वापस ज्वाइन करके ब्लॉक तक वापस लेकर जाना, ठीक है। तो ये इसका, तो अब जरा देखिए ये इसने क्या बोला है, कहता है कि प्लेस पिन्स एट लीस्ट 5 cm अपार्ट ऑन द इमर्जेंट रे, ये एक मार्क हो गया। फिर रिमूव द पिन्स एंड ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द पिन होल्स बैक टू द ब्लॉक। एग्जैक्ट फ्रेजिंग देखिए आपकी खुद बनती जाएगी अब। नहीं, इसमें ताला पेन से कैसे ट्रेस करेंगे, देखिए कुछ प्रैक्टिकली अगर आप कभी करके देखें, तो आप जब वो पेन से वो फुट रूलर पकड़ोगे हाथ से, तो आपकी वो जो रे है ना वो गायब होती जाएगी, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली करना नहीं पॉसिबल होता, इस वजह से बेस्ट होता है उस पर आप 2 पिन ऐसे ड्रिल करके खड़ी करें, और फिर लाइट साइड बंद होगी तो आप पिन हटा के उन पिन होल्स को सिंपली जोड़ दें बैक टू द। तो इमर्जेंट रे को ट्रेस करने का तरीका पूछ रहे हैं ना, हाउ द स्टूडेंट एक्यूरेटली ट्रेसेस द पाथ ऑफ द लाइट। तो या तो आप उस इमर्जेंट रे पे वो पेंसिल से 2 डॉट्स लगा लें शार्प, या फिर आप पिन्स लगा लें। तो वो 2 डॉट्स लगाना भी ठीक है, 2 पिन्स ड्रिल करना भी ठीक है, जो भी हो इधर वे में आपने उन 2 डॉट्स मार्क्ड को या 2 पिन होल्स को वापस ब्लॉक तक आपने ट्रेस बैक करके जोड़ देना। तो ये 2 मार्क्स आपको इस चीज के वो यूं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए, किसी को इशू है? क्यों जी? चलिए 2 के डी पार्ट में, डी पार्ट में तो चलें पूरे ही करते हैं। अब देखिए कहता है कि, तो वैसे बच्चों बताइए जरा फीडबैक दें, अब एटीपीज कुछ आपको इजी लग गए? देखिए कल हम लोगों ने 2 जीसीई के पेपर्स डिस्कस किए, एक आईजी का किया, तो 3 पर्चे डिस्कस करने के बाद तो ज़ाहिर है अब चीज़ें इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त। चलिए गुड, वेरी नाइस। अब देखिए कहता है कि अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स the terminal velocities v of a small steel spheres of different diameters d falling through the oil। देखिए अब ये जो है ना, नहीं वैसे यार बैठ जाए अभी, ये एक्सपेरिमेंट्स को इतने वो हैवी लोडेड नहीं है, इसको अटेम्प्ट कर लें आप, जीसीआईजी वाले सारे लोग इकट्ठे बैठ जाओ इसमें, क्योंकि आपको जरा फायदा ही हो जाएगा। ऑल्दो अटेंडेंस क्लास की बहुत लो होती जा रही है ये, जब से ईयरली स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अब ये हालांकि बच्चे हैं, फिर ये घर पे भी गलत अपडेट देते हैं कि जी शायद पेपर्स ही नहीं डिस्कस हो रहे, हालांकि दबादब हम लगे हुए हैं। जी जी इतना ठीक है खिज़र, लेकिन थोड़ा सा ये केयरलेसनेस 2-3 मार्क की और भी अगर इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
अच्छा जी, तो वो कहता है कि देखिए, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द टर्मिनल वेलोसिटीज v ऑफ अ स्मॉल स्टील सफेयर्स एट डिफरेंट डायमीटर्स d फॉलिंग थ्रू द ऑयल। देखिए, आपको वो कहता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का ये सवाल है। देखिए, वो जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी की स्टोरी पढ़ी थी, एक तो आपको वो सारी पैराशूटिस्ट जर्नी में बताया गया था कि टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं उस कांस्टेंट वेलोसिटी को जो अचीव होती है कब, जब उस केस में याद है डाउनवर्ड फोर्सेस, यानी अपवर्ड रेजिस्टिव फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस एक दूसरे के क्या हो जाएं, जब ये इक्वल हो जाएं, तो फिर इसमें क्या होता है कि आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो F इक्वल टू ma के मुताबिक एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाती है and the object keeps falling or moving in that same direction with constant speed। इसी constant speed को हम terminal velocity कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा सवाल ये था कि अब वो कहता है कि हमने क्या किया कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी v of small steel spheres of different diameters falling through the oil। अब देखिए, उसने क्या किया कि एक सिलेंडर में ना ऐसे उसने ऑयल भरा है, सिलेंडर में उसने ऑयल भरा और यहाँ पे वो ना छोटे छोटे स्टील सफेयर्स को यहाँ से ड्रॉप ऑफ कर रहा है, फेंक रहा है नीचे, और ये आपके पास सपोज इस तरह से रबर बैंड्स लगे हुए। ठीक, अब देखिए, सवाल ये है कि ये आपके पास रबर बैंड्स हैं, ये ऑयल है और उसमें इस तरह के स्टील सफेयर्स को नीचे फेंका जा रहा है। तो अब क्वेश्चन में वो ये कहता है जी कि a steel sapphire falling through oil reaches terminal velocity when the weight of the sapphire is balanced by the drag force of the oil acting upon the sapphire। देखिए, इस जुमले को पढ़ें। कहता है स्टील सफेयर फॉलिंग थ्रू ऑयल रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी when the weight of the sapphire is balanced by the drag force of the oil। अब मुझे बताइए कि देखिए ना, सफेयर का तो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ऑयल की ड्रैग फोर्स जाहिर है कहाँ एक्ट कर रही होगी, ऑयल की जो ड्रैग फोर्स है वो एक्ट कर रही होगी वेट के तो ऑपोजिट ही करेगी ना। तो ये जो सफेयर है इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स और ऑयल का ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा है अपवर्ड्स। ठीक है जी। तो अब मेरा सवाल ये था आपसे कि जब इस तरह से होगा, बैलेंस हो जाएंगी फोर्सेस, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। और अच्छा, अब सवाल ये था, कहता है द स्टूडेंट मेजर्स द डायमीटर डी ऑफ अ स्टील सफेयर। The diameter of the sapphire is 7.82 millimeters. He fills a large glass cylinder with oil. अब सारा प्रोसीजर बता रहा है। He places two rubber bands around the cylinder, one above the other at a distance of 10 centimeters apart। देखिए, ये दोनों रबर बैंड्स उसने 10 सेंटीमीटर्स अपार्ट जो है उस तरह से लगाए। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा सवाल ये देखिए कि अब इधर तक जब उसने यूं किया हुआ है, ओहो बहुत जबरदस्त, उसमें ये है कि मैंने भी वो लगा दिया भाई, यूट्यूब पे भी उसको देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं। कल 2 पेपर्स की, तीनों की लग चुकी हैं हमारी यूट्यूब। चलो डिटेल्स आपसे पूछता हूँ थोड़ा। देखिए, वो कहता है ही ड्रॉप्स द स्टील सफेयर इनटू द ऑयल एंड एज इट पासेस द फर्स्ट रबर बैंड he starts the stopwatch he stops the stopwatch as the sapphire passes the second rubber band। बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ। देखिए, वो कहता है कि यहाँ से उसने सफेयर को ड्रॉप ऑफ किया, तो जब सफेयर यहाँ से ड्रॉप करता जा रहा है, तो जैसे ही सफेयर इस पहले रबर बैंड को पास करता है, आंख से जब हम देखते हैं, यानी जैसे ही सफेयर पहले रबर बैंड से को पास कर रहा होता है, तो हम यहाँ से स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इधर से स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही ये ट्रैवल करते करते इस दूसरे रबर बैंड को गुजरता है, तो हम यहाँ से स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं। तो यहाँ से स्टॉप वॉच को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इधर से जैसे ही ये इधर जाता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको स्टॉप कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ही स्टॉप्स द स्टॉपवॉच एज द सफेयर पासेस द सेकंड रबर बैंड।
तो अब मुझे ये बताइए कि जब वो स्टॉप वॉच को रोक देता है एज ही पासेस द सेकंड रबर बैंड, फिर कहता है ही रिमूव्स द स्टील सफेयर फ्रॉम द ऑयल इन ही रिमूव्स द स्टील सफेयर फ्रॉम द ऑयल इन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। तो जब ये सिलेंडर के बॉटम पे यहाँ जाके रुक जाता है तो फिर यहाँ से ये सफेयर को बाहर रिमूव करवा लेता है। ठीक है, इसने पूरी एक बात मतलब बता दी है। कहता है ही रिपीट्स दिस मेजरमेंट फॉर द सेम सफेयर 2 टाइम्स। अब देखिए रिपीट करना होता है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एरर्स को खत्म करना, और कहता है द मेजरमेंट्स फॉर द सेम सफेयर 2 दफा। तो 2 दफा वो उसी सफेयर के साथ ना दोबारा एक्सपेरिमेंट करके दोबारा जब सफेयर इस रबर बैंड से गुजरेगा स्टॉप वॉच वो स्टार्ट करेगा, और जैसे ही वो रब इधर से फॉल करते करते गुजरेगा यहाँ वो स्टॉप वॉच को बंद करेगा, और फिर वो जब बॉटम पे गिरेगा एंड देन ही विल रिमूव द सफेयर। तो हर सफेयर के साथ उसने एक्सपेरिमेंट 2 दफा रिपीट किया। जरा मुझे ये बताइए आपको ये प्रोसीजर सारा समझ में आया कि क्या कर रहा है वो? तो अब वो कहता है देखो ही ऑब्टेन्स द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द टाइम टी फॉर द सफेयर टू फॉल अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। वो कहता है उसको he obtains values of time t for the sphere to fall a distance of 10 cm। अब ये उसके पास ना 10 सेंटीमीटर्स फॉल करने पे सफेयर इतना वो टाइम ले रहा है, यानी ये जो फासला उस सफेयर ने तय किया ये 10 सेंटीमीटर्स वाला, इसके लिए सफेयर को एक दफा 0.83 सेकंड्स लगे, एक दफा 0.69 सेकंड्स लगे, एक दफा 0.60 सेकंड्स लगे। अब वो कहता है देखिए कि ये आपके पास 0.83, 0.69 और 0.60 आ गया, तो आपने कैलकुलेट करना है टी एवरेज, टी ए वी यानी टी एवरेज, द एवरेज वैल्यू ऑफ टी। कहता है गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा देखिए ये हमें ना भी बताता तो इधर क्या रूल हम करते। आप गौर कर रहे हो कि यहाँ पे कंसिस्टेंट 2 डेसिमल प्लेसेस, हर वैल्यू उसने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आप कह सकते हो, ये देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इसमें कंसिस्टेंट हैं और 2 डेसिमल प्लेसेस भी। ये राउंडिंग का रूल जरा आई थिंक आप न्यू कमर है, जरा देख लीजिए इसको। तो हमने वैसे कर लिया था राउंडिंग का रूल, कल 3 पेपर्स में डिस्कस किया था बार बार, तो एक दफा दोबारा कर लेते हैं। कहता है कि जी एवरेज टी एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, तो आपने इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, आपने इन तीनों को ऐड करना है 0.83, 0.69 और 0.60, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो जरा चेक कीजिएगा कि इसमें जब आपने इन तीनों को ऐड किया 0.83 प्लस 0.69 प्लस 0.60, तो 0.83 प्लस 0.69 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.70। अच्छा उसने कहा कि जवाब इधर तो खैर उसने बता दिया ना कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इसमें हम पहले टाइम की वैल्यू लिखेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 0.706 सेकंड्स, और अब उसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करने के लिए करेंगे तो 0.71 सेकंड्स ही आ जाएगा। तो देखिए वो जो हम शुरू में मैथ्स की बेसिक्स में राउंडिंग वगैरह सीखते हैं वो हमें इस तरह से जो है वो काम आ रही है। तो ये 0.71 सेकंड्स, ये इस तरह से राउंडिंग का उसूल इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब यानी इसका मतलब है ऑन एन एवरेज ये जो सफेयर है ये 10 सेंटीमीटर्स का फासला 0.71 सेकंड्स में तय कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा अब कहता है कि सजेस्ट व्हाई द एवरेज टाइम इज नॉट रिकॉर्डेड टू मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए एक सीधी सी बात है, कहता है कि बताइए आपने ये एवरेज टाइम जो है, सुनो, कहता है कि आपने ये जो एवरेज टाइम है ये 2 डेसिमल प्लेसेस से ज्यादा क्यों रिकॉर्ड नहीं किया। सजेस्ट व्हाई द एवरेज टाइम इज नॉट रिकॉर्डेड टू मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए इसका तो बड़ा सीधा सा जवाब है, यानी ये आपसे वो एक तरह से राउंडिंग का रूल ही पूछ रहा है। कहता है कि बताओ आपने 2 डेसिमल से ज्यादा क्यों नहीं लिया इसको। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि डाटा भी आपको किधर तक दिया हुआ है। देखिए आपको जो डाटा भी है वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक दिया हुआ है।
तो जब डाटा भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिया हुआ है तो फिर आपका जवाब भी तो जाहिर है 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। तो उसने कहा सजेस्ट व्हाई द एवरेज टाइम इज नॉट रिकॉर्डेड टू मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सीधी सी बात है कि since the data given is since the data given is correct to 2 decimal places, तो फिर hence t average should also be taken up to 2 decimal places। तो ये सीधी सी आपसे कह लो कि एक तरह से राउंडिंग का रूल पूछ रहा है कि जैसा डाटा दिया हुआ हो उसी तरह का आपका एवरेज टाइम की वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम कहेंगे बिकॉज डाटा भी हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिया हुआ है इसलिए हमने यूं किया। तो लेट्स सी वो क्या कहता है। देखिए इसमें पहले तो आपने 0.706 का ये जो आपका जवाब देखिए आया हुआ है 0.706, 1 मार्क उसका और 1.71 इसका फाइनल जवाब है। और अगले पार्ट में उसने जो कहा हुआ है तो कहता है डाटा टू 2 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए। अच्छा, लार्ज वेरिएशन इन रॉ डाटा, डिफरेंस इन रिएक्शन टाइम्स, ये जो बात है ना ये थोड़ी समझ से बाहर होगी आपके, जाने दो इस बात को। ये सिंपल जो इसने दिया है जवाब के डाटा चूंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक है तो जवाब भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। तो कीप इट सिंपल आंसरिंग रखिए ताकि ये स्लैशेस का मतलब होता है ऑल्टरनेट आंसर्स। अच्छा, अब कहता है कि जी कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी v ऑफ दिस सफेयर एज इट फॉल्स बिटवीन द रबर बैंड्स, यूज द इक्वेशन शोन। कहता है रिकॉर्ड योर आंसर इन द आंसर लाइन। अब इधर आपने रिकॉर्ड करना है अपना जवाब। तो अब देखिए उसने वेलोसिटी ढूंढने को कहा तो आपका 10.0 ये बेसिकली सेंटीमीटर्स वो फासला था ना उनका, और टाइम एवरेज कितना निकला 0.71 सेकेंड्स आ गया। तो अब जरा सवाल ये है, देखिए तो आपके पास ये 10 cm है और 0.71 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो 10 डिवाइडेड बाय 0.71 क्या होगा 0.71, तो ये आता है आपके पास बच्चों 14.08। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि देखिए उसने जो फासला लिया हुआ है जरा गौर से देखो। देखिए वेलोसिटी क्या चीज है, वेलोसिटी एक्चुअली वो फासला होता है ना जो आप पर सेकंड कवर करते हो। ठीक है जी, तो वेलोसिटी अगर आपका वो फासला है जो आपने पर सेकंड कवर करना है तो आप इसमें इसका जवाब जो आपके पास आ रहा है दैट इज v इज इक्वल टू, जरा देखिए ये आएगा आपके पास 14.08। उसी तरह हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको लिखा है ऐसे। ठीक है, जैसे पीछे पूरा डाटा 2 डेसिमल प्लेस तक चलता आ रहा था तो 14.08 सेंटीमीटर्स पर सेकंड हो गया। लेकिन इसको अब हमने 1 डेसिमल प्लेस तक इसको अगर हम राउंड करें तो ये कितना आता है 14.1 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। अब देखिए इसका बैक पे उसने आंसर्स जो है ना वैरायटियां दी होंगी काफी, कि उसने इसको 14 भी मान लिया है, 14.1 सेंटीमीटर्स पर सेकंड भी मान लिया। ठीक है जी, तो यहां तक आपको समझ में आ गई बात सबको। तो अब यहाँ पे आपके पास 14.1 सेंटीमीटर्स पर सेकंड ये यूं आ गया। अब जरा देखिए कहता है कैलकुलेट डी स्क्वायर फॉर दिस सफेयर। अच्छा जी, देखिए वैसे तो लिखने को लिख सकते हैं ठीक है, बट 14.1 तक चलें, इसको राउंड कर लेते हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा इसमें वो कहता है कि कैलकुलेट करो डी स्क्वायर, कैलकुलेट डी स्क्वायर फॉर दिस सफेयर। ठीक है जी? और कहता है रिकॉर्ड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर ऑन द आंसर लाइन इन टेबल 2.1। अच्छा, अब टेबल 2.1 किधर है, वो तो आगे इस तरफ से यहाँ पे उसने दिया हुआ है। लेकिन इधर अब आपको कहता है कैलकुलेट करो डी स्क्वायर फॉर दिस सफेयर। अच्छा, अब मसला ये है कि देखिए आपके पास डायमीटर उसका
पीछे उसने बताया वो तो नहीं है डायमीटर उसका। चलें आगे, उसने दिया हुआ है हमें, कहता है कैलकुलेट डी स्क्वायर फॉर दिस अफेयर, record your answer to the nearest whole number on the answer line and in table 2.1। उसने ऊपर आंसर लाइन एंड टेबल 2.1 बिल्कुल सही है। ये इन पॉइंट भी इधर जा हम, अच्छा हाँ सॉरी, ये इसकी राउंडिंग का रूल जरा एक मिनट मैं आपको बता रहा था। देखिए मैंने इस पे गौर नहीं किया कि आप अपना जवाब जो है इस आंसर और टेबल 2.1 में भी लगाइए, तो वो इशारा दे रहा है कि जाके आप टेबल 2.1 में वेलोसिटी की राउंडिंग रूल्स देख। देखिए मैं आपको ये कह रहा था कि मुझे ये जो राउंडिंग का रूल है 14.1 ये कहाँ से समझ आया। ये उसने कहा रिकॉर्ड योर आंसर ऑन द आंसर लाइन ऑल्सो, यानी वी का जवाब कहता है इधर आंसर लाइन पे भी रिकॉर्ड करो और टेबल 2.1 में भी रिकॉर्ड करो। अच्छा अब हमें ये वी की वैल्यू कितनी राउंड करनी है ये कहाँ से पता चला। देखिए इधर इधर आप देखो कि इस टेबल में वी की जो वैल्यूज हैं इनमें क्या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखिए क्या चीज इसमें आपको कंसिस्टेंट नजर आ रही है। जरा गौर से देखिए जो वी की वैल्यूज हैं ये क्या चीज इसमें कंसिस्टेंट है। क्या इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स की कंसिस्टेंसी है या एक डेसिमल प्लेस की, बताइए। यस, देखो ना इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो टू सारी वैल्यूज अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स दी हुई हैं। जी मैं आता हूं एक मिनट ठहरो। ये सारी वैल्यूज अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स दी हुई है ना वी की, तो आपको असूलन पता है इसको भी फिर क्या करना चाहिए था, इसको थ्री सिग्निफिकेंट तक छाप के आपको फिर राउंड ऑफ करना चाहिए था अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 14.0 सेंटीमीटर्स पर सेकंड ज्यादा बेहतर वैल्यू है, जैसे उसने पीछे बैक पे मार्क्स में दी हुई भी है। नहीं अगर इसमें वन डेसिमल प्लेस नहीं है, देखो ना ये तो चलो वन डेसिमल प्लेस है, ये वन डेसिमल प्लेस है, ये वन डेसिमल प्लेस है, लेकिन ये वन डेसिमल प्लेस तो नहीं है। तो आपने वो देखना है कि कौन सा फॉर्म उसकी वैल्यूज का कंसिस्टेंट है। ये सारी वैल्यूज दो सिग्निफिकेंट फिगर्स शो कर रही हैं, तो आपने इधर भी फिर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स छाप के दो सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है। ठीक है, देखिए अब राउंडिंग का रूल आपको बिल्कुल पक्का क्लियर हो जाना चाहिए। वी हैव डन 3 पेपर्स, कल भी उसमें भी हमने यही डिस्कशंस बार बार की कि जो गिवन वैल्यूज का ट्रेंड होगा आपने उस रिक्वायर्ड वैल्यू का राउंडिंग ट्रेंड भी वही रखना है। ठीक है, तो अब इसको जरा रिकॉर्ड कर लेते हैं इधर जाके कि ये आपके पास वेलोसिटी आ रही थी इसकी 14। ठीक है जी, अच्छा अब और इसका टाइम एवरेज कितना था वो पीछे उसने ये कहा हुआ था वैसे उसने कि हाँ, अब देखो इधर भी उसने कहा था कि रिकॉर्ड योर आंसर इन आंसर लाइन एंड इन टेबल 2.1 ऑन पेज 4। तो इस टी एवरेज को भी हम इधर जाके 0.71 सेकेंड्स यूं डाल देते हैं। तो देखिए ना इधर भी सारी वैल्यूज दो डेसिमल प्लेस तक टाइम एवरेज की आ रही हैं, और ये वी की वैल्यूज सारी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आ रही हैं। एंड लाइकवाइज डी स्क्वायर की वैल्यूज जरा गौर करो कि डी स्क्वायर की वैल्यूज भी सारी की सारी, जरा बताइए व्हाट इज कंसिस्टेंट इन डी स्क्वायर की वैल्यूज। जी जी, पीछे उसने ना एक वैसे लीनियंसी के तौर पे 14.1 लिख दिया था उस इस वैल्यू का, हालांकि पहली प्रेफरेंस में उसने 14 लिखा हो। देखें जो ट्रेंड है ना आपने उस ट्रेंड को फॉलो करना है, अब रूल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बताता हूँ डी स्क्वायर क्या है। देखिए मुझे ये बताएं कि ये सारी डी स्क्वायर की वैल्यूज आपको उसने दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी दो सिग्निफिकेंट तक। भाई देखिए आपको डी की वैल्यू यानी डायमीटर की वैल्यू क्या दी हुई है 7.82। अब उसने इधर पहले क्या कहा था, कैलकुलेट डी स्क्वायर फॉर दिस सफेयर, कहता है रिकॉर्ड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर ऑन द आंसर लाइन एंड इन टेबल 2.1। तो इधर भी लिखेंगे और टेबल 2.1 में भी लिखेंगे। तो मुझे ये बताइए
कि जो डायमीटर की वैल्यू है उसका सिंपली क्या लेना है, उसका सिर्फ स्क्वायर ले लेना ना। देखिए ये जो डायमीटर की वैल्यू है उसका सिर्फ स्क्वायर लेके टू द नियरेस्ट होल नंबर उसने कहा था यहाँ लिखना है। तो ये बात समझ आई कि देखो 7.82 डायमीटर है, डायमीटर 7.82 है, उसका सिर्फ हमने स्क्वायर करना है। तो 7.82 का स्क्वायर कीजिएगा, आपका जवाब आता है 61.15। तो मुझे एक बात बताओ वैसे कि 61.15 जो है 7.82 डायमीटर था, उसका आपने स्क्वायर लिया तो ये 61.15 आ रहा है। अब उसने कहा टू द नियरेस्ट होल नंबर इसको राउंड करो। मुझे बताएं टू द नियरेस्ट होल नंबर का मतलब है कि आपने यूनिट्स को राउंड करने के लिए इसकी हेल्प लेनी है। तो ये तो टू द नियरेस्ट होल नंबर 61 नहीं आ जाएगा, तो डी स्क्वायर का जवाब 61 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। तो टू द नियरेस्ट होल नंबर ये जवाब 61 आ गया। तो देखो हम उधर वो आंसर स्पेसेस लाइनों की ये भी फिल करते जा रहे हैं, और इस टेबल में इन वैल्यूज को, ये एवरेज टाइम था, ये उसकी स्पीड थी, ये डी स्क्वायर का जवाब है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से टेबल वो आपको फिल करवा रहा है। अच्छा आगे चलिए जरा, कहता है कि नेम अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट suitable for measuring the diameter d of the steel sapphire to a precision of 0.01 millimeters। बच्चों आपको याद है कि ये प्रिसिजन ऑफ 0.01 मिलीमीटर्स ये किस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिजन यानी लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है? तो क्या ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का नहीं होता? याद है वैसे भी एक छोटी लेंथ है, तो दिस इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का आपने ये फासला लेना है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट याद है 0.01 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर्स होता है। तो इधर ज्यादा प्रिसिजन या एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज था। याद हमने पढ़ा था कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेजेस आर यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ्स सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर, या इस तरह से। अब 7.82 मिलीमीटर बहुत छोटी लेंथ है ना, और वैसे भी 0.01 तक जा रही है ये, तो उसकी एक्यूरेसी तो माइक्रोमीटर ही की है। तो इफ यू लुक बैक एट द आंसर, तो आपको उसने एज एन ऑप्शन शायद दिया हो। देखिए कहता है माइक्रोमीटर, तो करेक्ट आंसर है। डिजिटल कैलिपर्स, डायल कैलिपर्स ये जाने दें, तो आपने माइक्रोमीटर का ऑप्शन जो है वो क्लियर रखेंगे। ठीक है। अच्छा अब चलिए जरा नेक्स्ट पार्ट डी में क्या कहता है। कहता है suggest why the top rubber band is not placed close to the surface of the oil। अब देखो बच्चों ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल एक छोटी सी बात है कि ये शुरू में क्यों नहीं रखा गया, ये रबर बैंड कहता है थोड़ा नीचे क्यों बांधा गया। यानी देखिए ये जो पिक्चर है, यानी सफेयर छोड़ते साथ ही रबर बैंड को इधर क्यों नहीं बांध दिया उसने, बजाय इधर इधर बांधने के। वो कहता है कि ये ऊपर वाले रबर बैंड को इधर टॉप के करीब क्यों नहीं बांधा। यस देखिए इसको टॉप्स के करीब इसलिए नहीं बांधा कि आप जब सफेयर छोड़ोगे तो वो इंस्टेंटली तो टर्मिनल वेलोसिटी रीच नहीं करेगा ना, पहले वो जाहिर है इधर से गिरता जाएगा, तो इसका जो अपवर्ड ड्रैग है, देखिए जैसे जैसे ये गिरता जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती है, तो अपवर्ड ड्रैग फोर्स भी ऑयल की बढ़ती जाएगी, और इधर आके कहीं कह लो कि उसका डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड ड्रैग ऑफ द ऑयल बराबर होगा, और इससे ऑनवर्ड वो टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करेगा। तो बेसिकली सफेयर एकदम टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं करता। याद है पैराशूटिस्ट से रिलेट करो ना, कि पैराशूटिस्ट जर्नी में पैराशूटिस्ट जब गिरता है तो एकदम तो टर्मिनल नहीं अचीव होती, पहले वो नीचे गिरता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उस वजह से अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते डाउनवर्ड वेट के जब इक्वेट हो जाएगी तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ना इस रबर बैंड को ऊपर नहीं बांधना, इसको नीचे बांधना है, ताकि ये सफेयर गिरता रहे, और इसको टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचने में जाहिर है थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको इसलिए नीचे बांधा था हमने। ठीक है जी, तो अब हम बेसिकली इसका जवाब क्या लिखेंगे कि रबर बैंड को नीचे क्यों बांधा। सजेस्ट why the top rubber band is not placed close to the surface of the oil। इसलिए नहीं किया to allow the sapphire to reach terminal velocity।
ठीक है जी, या तो इसको यूं लिख लें कि जी टू अलाउ द सफेयर टू रीच टर्मिनल वेलोसिटी और टू गिव टाइम, ठीक है जी, और टू गिव टाइम टू रीच टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये दोनों अल्फाज ठीक है वैसे, कि आप या तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब देखिए इसका जवाब जरा बैक से मार्क स्कीम से देखते हैं, और इन बातों को ना आप जरा बच्चों समझ के फिर याद भी हमें रखना चाहिए कि यार ये किस तरह से हमने आंसरिंग की थी। जरा ये देखिएगा, देखिए वो कहता है कि टू गिव द सफेयर टाइम टू रीच टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का स्लैश में कांस्टेंट स्पीड मतलब दिया हुआ, ठीक है। नहीं 2 o'clock थी। चले शुरू वाला तो काम आसान था ही, वो तो तभी होगा। अच्छा जी, तो टू अलाउ टू रीच द टर्मिनल वेलोसिटी। अब जरा बच्चों देखिएगा, वो कहता है कि द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर यूजिंग स्टील सफेयर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, हिज रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल 2.1। देखिए जो हमने सफेयर यूज किया था उसका डायमीटर 7.82 मीटर्स था, मिलीमीटर्स था, और उसकी एवरेज टाइम ऑफ फॉल 0.71 थी, स्पीड 14 थी, डी स्क्वायर की वैल्यू 61 थी। अब देखो जैसे जैसे वो डायमीटर कम करता जा रहा है, अच्छा जरा वैसे गौर करना, जैसे जैसे डायमीटर कम करता जा रहा है उस सफेयर का, तो उसका जो एवरेज टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, यानी स्पीड उसकी, अब ये स्पीड जरा वेरी करिए, देखो 11 से 6.1 हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। तो डायमीटर जैसे जैसे कम होता जा रहा है उसकी स्पीड भी, टर्मिनल वेलोसिटी की स्पीड भी कम होती जा रही, और डी स्क्वायर तो ऐसे ही आ रहा है। खैर वो कहता है कि अब using the data in the table 2.1, plot on the figure a graph of v on the y-axis against d square on the x-axis. Start both axes from the origin. बच्चों इस बात का मतलब ये नहीं है कि ग्राफ को ओरिजिन से शुरू किया जाए, इसका मतलब है कि आपने दोनों 0 0 एक्सिस से स्टार्ट स्केल करना, ठीक है। तो ये देखिए ना, उसने दोनों 0 0 से कहने का मतलब है कि स्टार्ट करवाए। अब देखिए वो कहता है कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है v ऑन द y एक्सिस। अब देखो v की क्वांटिटी क्या ली हुई है उसने, देखो उसने कहा है v को आपने लेना है ऑन द y एक्सिस, तो v आप y एक्सिस पे लेंगे, और d स्क्वायर को कहता है ऑन द x एक्सिस लो। तो ये एहतियात करना कि किसको कहाँ लेना, उल्टा से ना कर देना इसमें। तो v ऑन द y एक्सिस अगेन d स्क्वायर ऑन द x एक्सिस। तो अब जरा देखिए v ऑन द y एक्सिस पे हम ले आते हैं, तो इधर सबसे पहला मैंने क्या कहा था कि आपको वो 1 मार्क तो देगा इन क्वांटिटीज को लेबल करने का। ये जीसीई का पेपर है, दोनों ही बैठे रहो क्योंकि फायदा ही होगा इससे भी। और ये डी स्क्वायर है इन मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो आपने देखिए क्या किया कि v को y एक्सिस पे लिया, v ऑन द y एक्सिस अगेंस्ट डी स्क्वायर ऑन द x एक्सिस। तो v को आपने y एक्सिस पे लिया अगेंस्ट डी स्क्वायर ऑन द x एक्सिस ले लिया जी, 2020 का जी। अच्छा अब देखो यहां तक आपने जब इसको कर लिया, तो मुझे बताइए कि अब सबसे पहले डी स्क्वायर को, याद है कल वाली बात जो बताई थी कि आपने स्केल ऐसा लेना है कि आपका मोर देन 50% ऑफ द एक्स एक्सिस उन वैल्यू से ऑक्यूपाई हो, और इसी तरह वाई एक्सिस का भी आधे से ज्यादा एक्सिस आपकी वाई एक्सिस वाली वैल्यू से ऑक्यूपाई हो। तो चलो जरा पहले डी स्क्वायर का स्केल इंडिविजुअली बनाते हैं। अब डी स्क्वायर की वैल्यूज देखो 61, 48, 26, 19 और 10, यानी 10 से लेके 60 तक, 10 से 60 तक रेंज जा रही है। तो मैं ये ना कर दूं कि यहां से इसको 10 ले लूं, इसको 20 ले लूं, ये तो ज्यादा इजी स्केल है, इसको 30 ले लूं, इसको 40, इसको 50, और इसको 60, और ये आ गया 70। तो बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस पे देखिए ना कि ये स्केल बेस्ट नहीं रहेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए ये गौर से जरा देखें कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निशान 10 मिलीमीटर स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक निशान कितने को करेगा, 1 डिवीजन विल रिप्रेजेंट 1 mm स्क्वायर। तो इधर बड़ा आइडियल स्केल था कि देखिए मैंने देखा कि डी स्क्वायर की वैल्यूज रेंज कर रही हैं फ्रॉम 10 to 60,
तो इसका मतलब है कि मैंने इधर से हर 10 डिविजन्स बाद ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यूं ले लिए। तो देखो ना, आपकी वैल्यूज से मोर देन 50% ऑफ द ग्राफ 61 तक जा रहे हैं, तो आपका आधे से ज्यादा एक्स एक्सिस कवर हो रही है। ठीक है जी। और अब आ जाइए वाई एक्सिस के लिए। तो स्केल डिसाइड करना बच्चों समझ में आ गया अब आपको। ये नहीं कि कोई चुनना मुन्ना स्केल लेना है, आपने स्केल ऐसा लेना है कि आपका एक्स एक्सिस भी मोर देन 50% ऑक्यूपाई हो और वाई एक्सिस भी मोर देन 50%। अच्छा, अब v लेना है ऑन द वाई एक्सिस। तो v की वैल्यूज देखो रेंज कर रही हैं फ्रॉम 2.4 से लेके 14 तक। तो 2 से 14 तक अब आप यूं कर सकते हो कि मिसाल में अगर इसको 2 कर लूं, इसको 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14, ये 16, ये भी बेस्ट हो जाएगा। तो इसको 2 लगा लेते हैं, इसको 4 लगा लेते हैं, ये आपके पास 6 आ जाएगा, ये आपके पास 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 14 एंड दिस वुड बी 16। तो अब इधर y एक्सिस पे भी जरा एक डिवीजन की वैल्यू लिख लो कि ये कितने सेंटीमीटर्स पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्केलिंग तो अब आपको आती है कि ये देखो, ये 10 डिविजन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर्स पर सेकंड को। देखिए, अगर 10 डिविजन्स आपको 2 सेंटीमीटर्स पर सेकंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक डिवीजन फिर कितना करेगा, x सेंटीमीटर्स पर सेकंड। तो x कितना आ जाएगा, ये 10x इक्वल टू 2, तो x वुड बी 2/10 यानी 0.2 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। तो अब जरा देखिए, तो ये देखिएगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये 0.2 आ गया वाई एक्सिस पे। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा, जब आप ये मेन स्केलिंग कर लेते हैं ना, तो आप बेशक इसमें बीच में फिर ये जो दरमियाने इंटरवल्स हैं ये भी लिखना चाहो तो अच्छी बात है, आपको जरा और इजी समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये 35 है, ये 45 है, ये 55 है, ये 65 है। ऐसे बेशक आप लिख लिया करो। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख रहे हो, इसको 1 लिख लेता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, इसको 7, इसको 9, इसको 11, इसको हम 13 कर देते हैं, इसको हम 15 कर देते हैं। ये ऐसे कर देंगे इसको। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह की स्केलिंग ये यूं हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, आप जल्दी से अब जरा बच्चों इसका पॉइंट्स प्लॉटिंग करके इसको स्केल आउट कीजिएगा जरा। देखो, ये बार बार जहन में रखो कि डी स्क्वायर एक्स एक्सिस पे लेना है और वी वाई एक्सिस पे लेना है। तो देखिए, डी स्क्वायर आपकी एक्स एक्सिस पे है और वी वाई एक्सिस पे है, तो ये आपका पहला पॉइंट बनेगा 61,14। देखिए ना, आपने डी स्क्वायर को एक्स एक्सिस पे, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और वी वाई एक्सिस पे लेना था, तो 61,14। कहीं 14,61 ना कर देना। ठीक है, ये गलती किसी ने की तो नहीं, जरा वैसे ऑनेस्टली बताइए जब आपने ये पेपर किया था। चलिए, तो ये पॉइंट्स प्लॉटिंग करें बच्चों जरा, 61,14। तो देखिए, ये बनेगा आपके पास 61,14 कहाँ बनता है। देखिए, 61 इधर आ रहा है और 14 आपका इस जगह पे आएगा। तो 61,14 को आपने यहाँ पे यूं डॉट लगा दिया,
तो देखिए बिल्कुल एक शार्प नुक्ता आपने खड्डा सा एक्चुअली बनाना। नहीं नहीं, इसको ओरिजिन से नहीं जोड़ना, आपने बेस्ट फिट बनानी है, फिर वो जिस तरफ एक्सटेंड होके जाती है उसको जाने दें। देखिए आप लोग ये बात क्यों बार बार कंफ्यूज कर रहे हो बच्चों के, वो जो कह रहे हैं ना स्टार्ट बोथ एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, भाई उसने ये नहीं कहा कि ग्राफ को ओरिजिन से जोड़ो, उसने कहा एक्सिस दोनों ओरिजिन से शुरू करें। यार इतनी सिंपल इंग्लिश में क्यों फर्क नहीं आ रहा, ये कल से देखिए आप लोग बार बार इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। वो कह रहा है कि स्टार्ट बोथ एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि आपने दोनों को ओरिजिन से यानी 0 0 से ग्राफ की स्केलिंग शुरू करनी है, ये मतलब। मैंने अपलोड किया हुआ यूट्यूब पे ना, वो कल के दोनों पेपर्स आपके साथ मैंने लगाए हुए हैं, उसको जरा यार प्लीज एक दफा देख लीजिएगा, ये बड़ा नहीं तो मेजर क्वेश्चन होता है, ये सारा गलत हो जाएगा आपको। हाँ, तो आपने जब बेस्ट फिट बनानी होगी ना, तो उसके बाद आप इसको जिस तरफ मर्जी एक्सटेंड कर दें, वो जिधर जाके जुड़े, बेशक ओरिजिन से जुड़े ना जुड़े, ये नहीं मसला आता इसमें। तो ये आपके पास पहला पॉइंट 61,14 हो गया। ठीक है जी, मैंने अपलोड किए मैं दोनों तीनों पेपर्स, बल्कि दो जीसी के, एक आईजी वाला कल अपलोडेड है, उसमें उसमें ग्राफ्स के रूल सेम ही है सबके। अच्छा अब देखिए दूसरा पॉइंट है 48,11, तो ये आपके पास 48,11 आएगा। तो 48,11 को प्लॉट करते हैं यहाँ पे। देखिए 48 जो है वो इस जगह पे आ गया, 48 इधर आ गया, और 11 आएगा ये। तो ये मैं फुट रूलर से समझे लेवल्स मिला रहा हूँ। तो ये आपके पास एग्जैक्ट इस शार्प नुक्ते पे ये आ जाएगा इधर, तो ये आपने हटा दिया ऐसे। यार ये कैसा सवाल है कि डू वी टेक एक्स एक्सिस एज द फर्स्ट वैल्यू एवरी टाइम इन ग्राफ्स, भाई जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है वही एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा यार। यार ये तो बड़ा खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं यार, ऐसे तो ना करो भाई। मेरा ख्याल है आपने शायद फिर कोर्स वर्क पढ़ा नहीं हमारे साथ, इसलिए कोई नहीं। बहरहाल ये समझ आ गया ना कि एक्स एक्सिस वाला जाहिर है, ये तो ग्राफ की बेसिक्स में हमने पढ़ा हुआ। अच्छा अब आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट पे कि देखिए अब 26,6.1, ठीक है जी। तो 26 चूंकि एक्स एक्सिस पे आपने ये लिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट हर दफा पहले लिखेंगे 26,6.1। तो अब 26,6.1 कहाँ पे आता है, 26 तो इधर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और 6.1, देखिए ईच निशान 0.2 है ना वाई एक्सिस पे, तो ये 6.0 और 6.2 के बिल्कुल दरमियान में ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो उनका मिड जो होगा, ये पॉइंट हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आइएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि देखिए इट्स 19 एंड 4.5, तो 19 कॉमा 4.5, तो 19 कॉमा 4.5, अब ये कहाँ बनता है, देखिए 19 कॉमा 4.5, तो 19 ये बनेगा, और 4.5 एग्जैक्टली इसके 4 और 5 के दरमियान में होगा। तो मुझसे थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि वो जरा उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको यूं कर लीजिएगा जी फिर, ठीक है जी। अच्छा अब आगे कहता है कि आपने 10 और 2.4 को लेना है। तो 10 और 2.4 कहाँ पे आता है, देखिए 10 ये है, और 2.4 दो डब्बे ऊपर, ये 2.2 और 2.4 ये आ रहा है इस जगह पे, ठीक है जी, ये पॉइंट बन जाएगा। तो अब जरा देखिएगा इसमें, अब वो कहता है कि जी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो देखो ये 4 मार्क्स, अब इसमें 4 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कल आपको बताई थी कि 1 मार्क तो इन एक्सेस को लेबल करने का है, दूसरा मार्क इन स्केलिंग का है,
तीसरा मार्क्स इन पॉइंट्स को प्लॉट करने का है, और चौथा मार्क अब आपने बेस्ट फिट बनानी है। अच्छा, आपको बेस्ट फिट का के 2 रूल्स याद थे कि यार पहली कोशिश तो ये करें कि मेजॉरिटी पॉइंट्स लाइन के ऊपर आए, और जो पॉइंट्स आपने छोड़े हुए हैं या जो पॉइंट्स छूट रहे हैं उस लाइन से, वो कोशिश करें लाइन ऐसे बने कि लाइन के ऊपर और नीचे उन पॉइंट्स के जो स्प्रेड है या फैलाव है या जो तादाद है वो एक जैसी हो। ऐसा ना हो कि लाइन के ऊपर ज्यादा पॉइंट्स छोड़ दें, लाइन के नीचे कम पॉइंट्स छोड़ दें। तो बस एक इस पे भी इतना ज्यादा वक्त नहीं जाया करना, 1 मार्क है इसका सिर्फ जोड़ने का। तो आपने अब इसको जरा देखिए एक बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन से कैसे जोड़ना है। देखिए अब मैं वैसे अगर देखूं तो जरा गौर से देखिएगा कि ये वैसे ये पॉइंट्स तो सारे ही तकरीबन ये इसकी बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। क्या ख्याल? तो आप इस तरह से फुटे को जोड़िए कि आपकी ये जो बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपको सिखाया गया था, याद है कि इस लाइन को आपने ऐसे जोड़ना है कि ये फिर तो अब देखिए ये जरूरी नहीं है ओरिजिन से जाके जुड़े, ये थोड़ा ऊपर नीचे जिधर भी जाके जुड़े आप इसको जाने दें। ठीक है, तो बेस्ट फिट लाइन मैंने बताया था ना, अगर आपका ग्रेडियंट और वो सारी चीजें उसमें, कल वो ग्रेडियंट वाली बातें भी याद है इसमें पढ़ी थी हमने। तो ये जल्दी से जरा आप लोग अपना बेस्ट फिट लाइन को कंप्लीट कीजिए। क्यों जी? नहीं नहीं, तैयारी करें यार, कैंसिल के चक्कर में ना रहे। क्या ख्याल है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलिए, अब यह आपके पास आ गया इस तरह से बेस्ट फिट लाइन का कॉन्सेप्ट। अब सवाल आगे क्या है देखो, कहता है कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड d स्क्वायर शोन बाय योर ग्राफ। ठीक है, कहता है डिस्क्राइब करो द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड d स्क्वायर शोन बाय योर ग्राफ। अच्छा जी, अब क्या रिलेशनशिप है बिटवीन इन दोनों वैल्यूज के? देखिए आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी ना ग्राफ किसी दो क्वांटिटीज का ग्राफ एक और स्ट्रेट लाइन हो और वो ओरिजिन से गुजर रहा हो, ये 2 पॉइंट जरा जहन में रखना कि जब भी कोई ग्राफ या दो क्वांटिटीज, जरा इधर देखें, जब भी कोई, याद रखिए ग्राफ, ये बात जरा इधर बेशक अपडेट कर लो। देखिए जब भी कोई ग्राफ इस तरह से आपको एक उसने एक्स एक्सिस सपोज दी हुई है, ठीक है, और ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, जब भी किसी क्वांटिटी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो और वो कहाँ से गुजर रहा हो, ओरिजिन से, स्लाइट फर्क आ रहा है तो वो चलो हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स। ठीक है, तो अब आपने याद रखनी है ये बात कि इफ अ ग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, कहीं लिख लो, इफ अ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, नंबर वन बात ये है कि उसको स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इफ अ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इज पासिंग थ्रू द origin, if a graph is a straight line and is passing through the origin, याद रखिए कि अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो और वो कहां से गुजरे, तो इफ अ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इज पासिंग थ्रू द origin, तो ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन हो और वो origin से गुजर रही हो, तो इसका मतलब है कि बोथ क्वांटिटीज विल बी
both quantities will be directly proportional. ये वैसे मैं एक ग्राफ से रिलेटेड आपको बात बता रहा हूँ. Will be directly proportional to each other. तो ग्राफिकली अगर आपने जानना हो तो अगर एक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से गुजर रही हो तो फिर वो, यानी ये दोनों बातें फुलफिल होना जरूरी है. ठीक है जी. तो ग्राफिकली तो आप यूं भी पहचान सकते हो. अच्छा मुझे ये बताइए जरा, क्या वाकई इधर यही नहीं हो रहा कि देखो ऑलमोस्ट ओरिजिन से ही ये लाइन गुजर रही है और एक स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब है कि फिर v और d स्क्वायर एक दूसरे के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अच्छा ये अगर ग्राफ ना दिया होता और वैसे पूछता कि v और d स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो फिर याद है हम क्या करते कि v और d स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहचानना है तो ये v इज प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, v इक्वल टू के डी स्क्वायर. तो k क्या आता है इधर, फिर हम इधर v और d स्क्वायर का क्या लेते, रेशो लेते. यस, फिर हम इनका रेशो देखते. तो देखिए v और d स्क्वायर का यानी 14/61, इसका जवाब 11/48 का जवाब, फिर 6.1/26 का जवाब. अगर इनका रेशो ऑलमोस्ट एक जैसा आए तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और अगर रेशो एक जैसा ना आए तो फिर डायरेक्टली नहीं है. तो आप बेशक इधर करके आप चेक भी कर सकते हो, टेबल वाइज भी याद रखना और उस तरह भी. तो देखिए ना, v अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर है तो आप v और d स्क्वायर का रेशो चेक कर लो. तो रेशो का मतलब है 14/61 करके देखता हूँ, 14 डिवाइड बाय 61, ये वैसे रिकॉल्स दे रहा हूँ, तो ये 0.229 आ रहा है. ठीक है जी, पहला रेशो आ रहा है 0.229. जरा दोबारा देखते हैं इसमें 11/48 करके, तो 11 डिवाइड बाय 48 करते हैं तो ये आपके पास 0.229 ही आ रहा है. तो इस रेशो का जवाब भी 0.229 आ रहा है. फिर जरा देखिए इसमें 6.1/26 करके देखो, 6.1 डिवाइड बाय 26, तो ये आता है 0.234. तो कुछ मोर और लेस ये देखिए 234 और 229, ये मतलब तकरीबन तकरीबन कह लें कि बहुत क्लोज वैल्यूज है. तो इसलिए इनको हम, तो ये जो थोड़ा सा स्लाइट फर्क आ रहा है ये बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स हो सकता है. ठीक है, जो आपने ह्यूमन रिएक्शन एरर किया होगा. खैर ग्राफिकली मुझे एक बात बताएं बच्चों, अगर ग्राफ बनवाने के बाद वो पूछे कि एक स्ट्रेट लाइन हो जो ओरिजिन से गुजर रही हो, तो फिर इसका मतलब है v एंड d स्क्वायर आर व्हाट, एक मार्क है ना. तो उसने यही पूछा हमसे, कहता है कि बताइए कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड d स्क्वायर शोन बाय योर ग्राफ. अच्छा इधर क्या पाबंदी लगी हुई है, इधर कहता है डिस्क्राइब करो रिलेशनशिप बिटवीन v एंड d स्क्वायर शोन बाय योर ग्राफ. तो ग्राफ से क्या शो हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v is directly proportional to d square. v is directly proportional to d square. ठीक है बच्चों, v is directly proportional to d square as, अगर वो रीजन भी मांगता ना तो हम फिर साथ लिखते हैं कि as the graph is a straight line, तो ये लिख लो एहतियातन, as the graph is a straight line passing through the origin. अच्छा कल हमने 2 दफा देखी है ग्रेडियंट ग्रेडियंट वाली कहानी, और वो सारी चीजें जीसी में और एक ईयरली आईजी में हमने देख लिया था. तो बेसिकली ये दोनों v और d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो खैर ये तो पिछले काम का था, एक्सेस लेबल्ड है, ग्राफ बनाने का कह रहा है, स्केल लीनियर होना चाहिए, प्लॉटेड पॉइंट्स का 1 मार्क, थिन बेस्ट फिट 4 मार्क ये हो गए. और इस सवाल में उसने कहा दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यहाँ तक क्लैरिटी है सबको, क्यों जी, इसमें कोई मसला तो नहीं. यहाँ तक बच्चों समझ आ रहा है सबको. चलिए अब जरा आइएगा नेक्स्ट, इसने जो बात पूछी है वो क्या पूछी. कहता है देखो ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर्स अकर व्हेन यूजिंग अ स्टॉपवॉच. ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर्स अकर व्हेन यूजिंग अ स्टॉपवॉच, ये हमें पता है. कहता है यूज टेबल 2.1 ऑन पेज 4 टू सजेस्ट व्हाई
the average time for a smaller sapphire is more accurate than for a larger sapphire. 1 मार्क का सवाल है ये। देखो सिर्फ थोड़ी सी ना अंग्रेजी को आप समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इसका तर्जुमा करते हैं। वो कहता है ह्यूमन रिएक्शन एरर्स अकर होते हैं जब आप स्टॉप वॉच यूज कर रहे होते हो, ये तो हमें पता है, ठीक है। कहता है टेबल 2.1 की वैल्यूज को यूज करके सजेस्ट करें क्यों एवरेज टाइम फॉर अ स्मॉलर सफेयर ज्यादा एक्यूरेट है देन लार्जर सफेयर। कि एवरेज टाइम छोटे सफेयर का, कहता है बताओ टेबल की वैल्यूज से बताओ कि छोटे सफेयर का एवरेज टाइम ज्यादा एक्यूरेट क्यों है देन द लार्जर सफेयर। चलो देखते हैं छोटे सफेयर का एक्यूरेट क्यों है। इस टेबल को देख के कहता है बताओ। देखिए जितना सफेयर का डायमीटर छोटा है उतना उसका एवरेज टाइम जो है वो ज्यादा, कह रहा है कि एवरेज टाइम उसका ज्यादा एक्यूरेट क्यों आ रहा है। तो आपको क्या वजह इसमें समझ आती है। कहता है कि छोटे सफेयर का एवरेज टाइम ज्यादा एक्यूरेट क्यों निकाल सकेंगे हम या मेजर कर सकेंगे देन द लार्जर सफेयर। यस, देखिए ये सिंपल ऑब्जर्वेशन। देखो मुझे बताओ जितना सफेयर बड़ा डायमीटर हो इसका मतलब है बड़ा सफेयर है। देखो बड़ा सफेयर इतनी देर में वो 2 रबर बैंड्स के बीच से गिर रहा था, 0.71 सेकेंड्स। तो ये तो एक पूरा सेकंड भी नहीं है कि बंदा चलो तसल्ली से स्टॉप वॉच ऑन ऑफ करे। जितना जितना देखो सफेयर छोटा होता जा रहा है उतना उसका एवरेज टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए उसका एवरेज टाइम बढ़ता जा रहा है, तो जितना एवरेज टाइम ज्यादा होता जाएगा उतना उसको नापने में आसानी नहीं होगी। अब जरा देखिए, तो मुझे ये बताओ बच्चों के आपके पास, जरा अब ये ध्यान से बात सुनना। देखो छोटा सफेयर हो तो उसका जो एवरेज टाइम ऑफ फॉल, यानी वो छोटा सफेयर 4.24 सेकंड्स ले रहा है उन 2 रबर बैंड्स के बीच फॉल करने में। तो मुझे बताएं कि यार 4.24 सेकंड्स को नापना ज्यादा एक्यूरेट होगा या 0.71 सेकंड्स को ज्यादा एक्यूरेट होगा। ऑब्वियसली देखिए ना कि छोटा सफेयर जो है उसका ग्रेटर टाइम ऑफ फॉल है, उसका ज्यादा टाइम ले रहा है वो फॉल करने में, तो इस तरह के टाइम को नापना आपके लिए आसान होता है, इसमें कम एरर का चांस है, ठीक। और बड़ा डायमीटर था तो देखिए उस सफेयर ने उन 2 रबर बैंड्स के बीच सिर्फ 0.71 सेकेंड्स का टाइम लिया टू फॉल। तो मुझे ये बताइए फिर कि उसका सवाल अब समझ में आया आपको। तो हम बोलेंगे कि यार ये जो छोटे सफेयर्स हैं, देखिए 1 मार्क में उसने कहा ना कि सजेस्ट व्हाई द एवरेज टाइम फॉर अ स्मॉलर सफेयर इज मोर एक्यूरेट देन फॉर अ लार्जर सफेयर। तो हम लिखेंगे बिकॉज द स्मॉलर सफेयर the smaller sapphire takes the smaller sapphire takes more time, yeah, takes a longer time to fall, ठीक है जी, takes a longer time to fall, due to which human reaction error, जो स्टॉप वॉच ऑन ऑफ करने में देर सवेर होगी, ड्यू टू विच ह्यूमन रिएक्शन एरर विल बी मिनिमाइज्ड। जाहिर है तब भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन कंपेयर टू लार्ज सफेयर तो बहुत कम होगा। जी अब्दुल्ला, आप पूछ रहे हैं बता रहे हैं। ये कैसे। अच्छा बच्चों, तो अब जरा देखिएगा। नहीं उमर, इसका ये वर्डिंग्स ठीक नहीं है वैसे। देखिए ज्यादा सिंपल वो टेबल की जैसे ऑब्जर्वेशन दिख रही है हमें कि जो स्मॉलर सफेयर है वो लॉन्गर टाइम कहता है ले रहा है,
छोटा सफेयर जो है वो लंबा टाइम ले रहा है गिरने में, टेबल बता रहा था ना। तो जब छोटा सफेयर लॉन्गर टाइम लेगा फॉल करने में, तो इस वजह से ह्यूमन रिएक्शन एरर जो है आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो जब स्मॉलर सफेयर लंबा टाइम लेगा, तो उसको नापने में जो ह्यूमन रिएक्शन एरर होगा ना, वो बड़ा कम होगा कंपेयर टू लार्जर सफेयर। जैसे टेबल में देखे ना, हमें दिख रहा था कि देखिए छोटा सफेयर था तो उसका एवरेज टाइम ऑफ फॉल 4.24 सेकेंड, बड़ा सफेयर है तो उसका एवरेज टाइम ऑफ फॉल 0.71 सेकेंड है। तो जाहिर है इस टाइम को नापना और इस टाइम को नापने में इसको नापना ज्यादा एक्यूरेसी होगी ना, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिएक्शन एरर कम होगा। क्लियर है? तो उसने यही पूछा था सवाल में, कहता है कि बताओ, सजेस्ट व्हाई द एवरेज टाइम फॉर अ स्मॉलर सफेयर इज मोर एक्यूरेट देन द लार्जर सफेयर। तो इस तरह से फिर आपने ये जवाब इसका लिखना। चलिए सेकंड पार्ट पे आइए। कहता है कि सजेस्ट वन मॉडिफिकेशन टू द apparatus दैट प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट टाइमिंग्स। जी मैं एक मिनट देखता हूँ, बोलो। मुझे बताइए कि वो कहता है कि सजेस्ट करो वन मॉडिफिकेशन टू द apparatus दैट प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट टाइमिंग्स। क्या आप उसमें वो करेंगे? सॉरी, पिछले पार्ट का जरा जवाब देख लेते हैं ताकि आपको वर्डिंग समझ में आ जाए। तो एग्जैक्टली देखिए बिल्कुल उस तरह का। तो देखिए प्रैक्टिस से ना मेरा भी जवाबों को फ्रेजिंग बिल्कुल उस तरह हो चुकी है, तो आप भी इस तरह करते जाएंगे तो एक दो पर्चों के अंदर अंदर ही बंदे को समझ आ जाता है कि किस तरह से मैं वो करूं। तो देखिए कहता है लॉन्गर टाइम टू फॉल एंड सो रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ रिएक्शन टाइम एरर्स। आगे क्या कहता है? रिड्यूसेस द परसेंटेज एरर इन द टाइम। चलिए ये तो परसेंटेज एरर का जहन में ना आता हमारे, लेकिन लॉन्गर टाइम टू फॉल तो टेबल सामने ऑब्वियसली दिखा रहा था कि जो लॉन्गर टाइम टू फॉल है तो फिर आपको वो करोगे। अच्छा, अब वो कहता है कि सजेस्ट वन मॉडिफिकेशन suggest one modification to the apparatus that produces more accurate timings। बड़ी ऑब्वियस बात है कि देखिए आपको और ज्यादा एक्यूरेट टाइमिंग्स चाहिए, तो इसी एपरेटस को कहता है क्या इस एपरेटस में एक मॉडिफिकेशन करें। तो सीधी बात है, देखिए आपने रबर बैंड्स लगाए हुए हैं 10 सेंटीमीटर्स, तो ये तो फिर थोड़ा फासला है। तो आप अगर एक लॉन्गर ट्यूब यूज करके या इधर से इसके बजाय आप इधर तक इसको लाके दूसरा, ये जो लोअर वाला रबर बैंड है इसको इधर बांध दो, तो फासला जब आप बढ़ा दोगे तो अगेन आपको थोड़ा सांस लेने में आसानी हो जाएगी ना, स्टॉप वॉच ऑन ऑफ करने में। तो आप इसमें सिंपल सा एक मॉडिफिकेशन उसने कहा कि क्या इस apparatus में सजेस्ट वन मॉडिफिकेशन टू द apparatus दैट प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट टाइमिंग्स। तो आप कर दें कि जी आप इन रबर बैंड्स को, ठीक है जी, प्लेस द रबर बैंड्स, प्लेस द रबर बैंड्स फर्दर अपार्ट। यानी जितना इनका 10 सेंटीमीटर्स का फासला है तो आप उसको 15 सीएम कर दें, 20 सीएम कर दें। ऊपर वाला रबर बैंड ना हिलाएं, नीचे वाले को थोड़ा मजीद नीचे ले जाएं, तो फर्दर अपार्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो प्लेस द रबर बैंड्स फर्दर अपार्ट, ये सबसे पहली चीज उसने कहा ना, मॉडिफिकेशन टू द apparatus। अच्छा, इसमें ना मार्किंग स्कीमों में यार ये बड़ी फनकारियां करेगा, ऐसे एडवांस मेथड्स भी बताएगा, लेकिन हमने उनका जिक्र चूंकि पढ़ा हुआ नहीं है तो हमने जरूरत नहीं है उसको करने की। तो आपको इसमें देखिए जैसे वो कह रहा है कि प्लेस द रबर बैंड्स फर्दर अपार्ट। अब देखें ज्यादातर मुझे सबने जवाब यही दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये यूज लाइट गेट्स या वो सेंसर्स या वीडियो कैमरास, ये जरा ना कह लो एडवांस काम है, नॉर्मल लैब लेवल पे ये चीजें नहीं की जाती, बट हो सकती हैं बिल्कुल। आप अगर उसकी एक वीडियो मेकिंग करके देख लो और उससे फिर टाइमिंग निकाल लो तो वो भी सही, कि जिधर वो रबर बैंड्स को पास करे उधर पॉज करके उसका टाइम नोट करें, दूसरे रबर बैंड को पास करे वहां वीडियो का पॉज करके टाइम नोट कर लें और उन दोनों को माइनस कर दें। बहरहाल प्लेस द रबर बैंड्स अपार्ट फर्दर अपार्ट, तो जहन में यही बात सबसे पहली ये आ सकती है। ठीक है? अच्छा, अब जरा आगे देखिएगा। देखो अब यहां तक हमने इसको जब इसमें देख लिया, जरा एज पार्ट पे देखें। एज पार्ट में कहता है कि द स्टूडेंट रिमूव्स द स्टील सफेयर्स, द स्टूडेंट रिमूव्स द स्टील सफेयर्स फ्रॉम द ऑयल at the bottom of the cylinder by dipping a magnet attached to a length of string into the coil। कहता है कि the student removes the steel sapphires, the student removes the steel sapphires from the oil at the bottom of the cylinder by dipping a magnet attached
to a length of a string in the coil. देखिए ना, वो ऑयल में से कैसे उस स्टील सफेयर को निकालेगा? जाहिर है जब उसने कहा था ना कि वो स्टील सफेयर को बाहर निकालता है, जब ये स्टील सफेयर फॉल करके इधर बेस पे जाके गिर जाएगा, तो स्टील सफेयर को ज़ाहिर इसी तरह निकालेंगे ना कि एक धागे के साथ आपने एक मैग्नेट बांधना है और उसको इसके अंदर लोअर करके जैसे ही उससे ये चिपक जाएगा तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो उसने कहा था ना, दो दफा हमने एक ही सफेयर से एक्सपेरिमेंट किया है, वो ये बताना चाह रहा है। तो वो कहता है कि द स्टूडेंट रिमूव्स द स्टील सफेयर्स फ्रॉम द ऑयल at the bottom of the cylinder by dipping a magnet attached to a length of string into the oil. Suggest why this procedure does not work if the sapphires are made of copper. तो बताइए, स्टील तो हमें पता है कि ये एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम, याद है मैंने बताया था आपको कि दो मटेरियल्स हैं, तो हम बोलेंगे कि जी ये कॉपर इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कॉपर एंड एल्यूमिनियम याद रखिए कि ये दोनों नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो इस वजह से कॉपर के बना हुआ अगर स्टील कॉपर का बना हुआ सफेयर हुआ तो फिर ये तरीका फिर आप नहीं लगा सकोगे। तो इट इज बेसिकली अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज व्हाई वी डू नॉट यूज इस तरह से करके। ठीक है जी, तो कॉपर इज नॉन मैग्नेटिक, ये वजह। तो लेट्स सी इसने क्या कहा हुआ है इसमें। तो वो कहता है कि अच्छा, पिछले पार्ट का जवाब तो आपने देख लिया था ना कि प्लेस द रबर बैंड्स फर्दर अपार्ट। इस सवाल में कहता है कॉपर इज नॉन मैग्नेटिक, या कहता है मैग्नेट्स डू नॉट अट्रैक्ट कॉपर। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक का भी यही मतलब है, इट्स नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपने, जी जी मैं पूरा ही करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है a student investigates the effective resistance of different combinations of 3 identical resistors. ये जहन में रखें कि ये तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि एक स्टूडेंट है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो ऐसे सवाल को ना तर्जुमा कर लिया करें कि एक स्टूडेंट है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, यानी 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, उनको वो कभी किस तरह लगा के स्टडी कर रहा है कि उनका ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आता है। अच्छा, अब देखिए हमें पता है कि ये उसकी पावर सप्लाई है, ये उसका स्विच है, ये तीनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल सीरीज में लगे हुए हैं, और ये जो वोल्ट मीटर होगा, चूंकि ये इन तीनों के अक्रॉस पैरेलल में लगा हुआ है, तो इन तीनों की जो कंबाइंड वोल्टेज होगी ये हमें आपको ये बताएगा ये। ठीक है, वी की रीडिंग, ये जो वी की रीडिंग आएगी ये तीनों की एड अप होके जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो ये बताएगा, और एम मीटर बताएगा कि इस सर्किट में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ और फिर इन रेजिस्टर्स में से कितना करंट गुजर रहा है, वो सब में सेम करंट जाएगा। अच्छा, अब वो कहता है कि she measures and records the current I in the circuit and the potential difference V across the resistor combination. अब देखिए इधर V लिखा हुआ है, तो मुझे जरा बताओ ये कौन सा मीटर होगा। कहता है फिगर 3.2 shows the part of the scale of वोल्ट मीटर। याद रखिए अगर ये V दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि V मीन्स कि ये क्या होगा, ये वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, अब सवाल ये था, कहता है फिगर 3.2 shows the part of the scale of the वोल्ट मीटर। अब वो कहता है कि रीड द वोल्ट मीटर स्केल शोन इन फिगर 3.2। रीड द वोल्ट मीटर स्केल शोन इन फिगर 3.2। कहता है रिकॉर्ड योर आंसर ऑन द आंसर लाइन एंड इन टेबल 3.1 ऑन पेज 8। तो आपने इस लाइन पे भी जवाब को इधर भी रिकॉर्ड करना है और उधर टेबल में भी आगे जाके। अच्छा, आपको अब इसकी स्केलिंग सिखाई हुई है ना, ये वी लिखा हो तो वोल्ट मीटर है, और अगर इधर ए लिखा होता तो ये एम मीटर की रीडिंग्स होती। तो ये तो खैर उसने वोल्ट मीटर का कहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए जी 1.4 से 1.5 के दरमियान कितने निशानात हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जरा गौर से देखिए, स्केलिंग इसकी देखते हैं कि 10 डिविजन्स इक्वल टू कितने के बराबर हैं। देखिए 1.4 से 1.5 तक बनता है 0.1 वोल्ट। ऐसे ही है ना कि देखिए ये 10 निशान 0.1 वोल्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो फिर ये एक निशान कितने को करेगा। तो ये स्केलिंग करना इसीलिए देखिए आपको शुरू बिल्कुल सेशन के पहले हफ्ते में सिखाई गई थी, ताकि ये आपको पता हो कि आगे बहुत काम आने वाली चीज है। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मतलब है कि ये 0.0
1 वोल्ट्स। अब जरा देखिएगा, तो ये आपके पास देखिए ये 0.01 वोल्ट्स ये इस तरह से आ रहे हैं। तो सवाल ये था कि अगर ये 0.01 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो दिस मीन्स कि ये आपके पास देखिए ना, ये बना 1.4, ये 1.41, सी 1.4 है ना, तो ये 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, तो ये आपके पास 1.48 वोल्ट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इधर भी 1.48 वोल्ट्स लिखा है ऐसे करके, ठीक है, तो 1.48 वोल्ट्स आ गया ऐसे। और अब जरा बी पार्ट पे देखिएगा, जो इसने अगली एक चीज देखी हुई है, तो 1.48 वोल्ट्स इस तरह से यूं निकल आए। अब बी पार्ट में वो कहता है कि जरा देखिए, कहता है द स्टूडेंट यूजेस 2 मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स। अच्छा, टेबल में भी हमने इसको जाके उधर वो करना था, तो यहाँ पे भी आप इसको 1.48 वोल्ट्स फिलअप कर देंगे, क्योंकि बाकी तो गिवन है, तो इधर आपने ज़ाहिर है उसको वो करना है। अब देखिए, ये भी दो डेसिमल प्लेसेस हैं या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो राउंडिंग का उसूल समझ में आएगा इससे आपको। अच्छा, आगे क्या कहता है, तो टेबल में भी रिकॉर्ड हो गया, लाइन पे भी। अब वो कहता है कि द स्टूडेंट यूजेस 2 मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स। ठीक है, कहता है कि द स्टूडेंट यूजेस 2 मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स, द कॉम्बिनेशंस आर शोन इन फिगर 3.3। ठीक है, कहता है कि द स्टूडेंट यूजेस 2 मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स, द कॉम्बिनेशंस आर शोन इन फिगर 3.3। अब देखो, उसने जो शुरू वाला सर्किट 1 बनाया था, देखिए ये जो सर्किट 1 इसने बनाया था, इसमें इन तीनों को उसने सीरीज में लगाया हुआ है कि नहीं, क्योंकि रास्ता अवेलेबल एक ही है। तो सर्किट 1 में तो तीनों को सीरीज में लगाया हुआ है। अब सर्किट 2 में क्या कर रहा है, ये दो सीरीज में लगे हुए हैं, बल्कि ये सॉरी, ये दो पैरेलल में लगे हुए हैं ये वाले, और इस पैरेलल कॉम्बो का जो जवाब आएगा उसके साथ ये सीरीज में लगा हुआ है। याद है, इनको स्टडी करना तो आता है। और इसमें देखो, ये दोनों आपस में सीरीज में है और इनके साथ ओवरऑल ये ऐसे पैरेलल में लगा हुआ है। तो आपको अब इनमें इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस याद है निकालनी आती हैं, क्योंकि ये तीनों आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं। कहता है शी प्लेसेस द रेजिस्टर कॉम्बिनेशन शोन बिटवीन एक्स एंड वाई इन सर्किट 1 विद दैट ऑफ सर्किट 2 एंड देन विद सर्किट 3 इन टर्न। तो वो कहता है वही सर्किट 1 वाले को उसने फिर पहले सर्किट 2 जैसी शक्ल बनवाई, फिर फॉलोड बाय सर्किट 3 वाली शक्ल बनाई। तो वो कहता है शी रिप्लेसेस द रेजिस्टर कॉम्बिनेशंस शोन बिटवीन एक्स एंड वाई। She replaces the resistor combination shown between X and Y in circuit 1 and then circuit 2 and 3. कहता है each time she records the current I and in the circuit and the potential difference V across the resistor combinations. तो अब ये उसने टेबल में, her results are shown in the table 3.1. अच्छा, मुझे ये बताइए बच्चों, अब आपके पास ये है, वो कहता है कि the resistance R of each combination of resistors is given by R is equal to V upon I, ये तो हमें पता है। पहले कहता है कंप्लीट द कॉलम हेडिंग्स इन टेबल 3.1। अच्छा, कॉलम हेडिंग्स में हम क्या करेंगे, देखिए सर्किट 1 2 3 है, ये जो सर्किट 1 2 3 है, इसमें अब मुझे बताएं वोल्टेज के साथ स्लैश में इधर डैश में क्या फिल करेंगे। देखिए, कॉलम हेडिंग्स जब हम लगाते हैं तो उसमें उस क्वांटिटी, ये जो पहला अल्फाबेट है ये तो इसकी वोल्टेज का क्वांटिटी है ना, ये तो वोल्टेज का वो है, इसके साथ इसके स्लैश करके यूनिट्स वी यानी वोल्ट्स ही नहीं लिखेंगे। फिर मुझे बताइए कि ये जो करंट आई है, इस करंट आई का स्लैश यूनिट क्या होता है, ये एम्पेयर्स ए आ जाएगा। और फिर कहता है ये रेजिस्टेंस आर जो है, ये स्लैश किस में होता है, रेजिस्टेंस ओम्स ही में नहीं होगा। जब आपने वोल्टेज वोल्ट्स में ली, करंट को एम्पेयर्स में लिया, तो रेजिस्टेंस फिर ओम्स में ही नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो अब उसने कहा कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर ऑफ ईच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अब आपने रेजिस्टेंस जो है, कॉलम हेडिंग्स पूरी हो गई, कैलकुलेट आर ऑफ ईच कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ढूंढना है आपने। अब देखिए, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो आर चाहिए तो आपने वी अपॉन द आई करना है। अच्छा, एक बात जरा गौर से देखो, मुझे एक चीज बताइए बच्चों, इन सारी वैल्यूज में क्या कंसिस्टेंट है, दो दो डेसिमल प्लेसेस वाली बात कंसिस्टेंट है या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली।
देखो ये 3 सिग्निफिकेंट, ये 3 सिग्निफिकेंट, ये 3 सिग्निफिकेंट, बट ये 3 सिग्निफिकेंट्स तो नहीं है। तो आप देख रहे हो इन सब में 2 डेसिमल प्लेसेस तक डाटा, ओवरऑल पूरा डाटा 2 डेसिमल प्लेसेस तक कंसिस्टेंट है, यानी सारी वैल्यूज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस दी हुई है। तो मुझे ये बताइए कि जब ये सारी वैल्यूज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस दी हुई होंगी, तो जरा बताइए कि अब ये जब 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो आपने R इज इक्वल टू V अपॉन आई करना है। तो इधर देखिए मैं जाके R इक्वल टू V अपॉन आई के जरिए, अब देखिए मेरे पास वोल्टेज 1.48 है, तो कैलकुलेटर पे 1.48 अपॉन आई उसका 0.13 है, तो R विल बी इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा 1.48 डिवाइडेड बाय 0.13, तो ये आएगा 11.38। तो इसका मतलब है कि 11.384 है ना, 11.384 है, तो मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस तक 11.38 ओम्स लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चों कि जिस तरह डाटा दिया हुआ है उसी हिसाब से आप चलें, सारी 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज है। अब इसकी भी रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वोल्टेज 1.46 है, करंट 0.25, तो आप कैलकुलेटर पे करिए 1.46 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.84। तो इधर हम देख 5.84 एग्जैक्ट यही आ रहा है। ठीक है, अब बार बार ओम्स नहीं लिखना, उसकी वजह यह है कि ओम्स उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर तीसरी वैल्यू दी हुई है 1.46 डिवाइडेड बाय 0.58, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2.517। इसका जवाब 2.517 है, तो ये 2.52 ये इसकी आ जाएगी। तो ये टेबल फिल हो गया जी। अब वो कहता है कि देखिए हमने कैलकुलेट आर भी कर दिया, रिकॉर्ड आर इन टेबल 3.1। अब जरा गौर से सुनना, इसने आगे क्या कहा। कहता है थ्योरी सजेस्ट्स that for identical resistors, the resistance of the resistor combination in circuit 1 is double the resistance of the resistor combination in circuit 2. State whether your results support this theory within limits of experimental accuracy. Give a reason for your answer. 1 मार्क का सवाल है, कहते हैं बताइए क्या ये बात दुरुस्त है वैसे? व्हाट डू यू थिंक? सी पार्ट में देखिए, आपने ना यार इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेनी है। देखें, कहता है थ्योरी कहती है कि फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कॉम्बिनेशन इन सर्किट 1 इज डबल ऑफ सर्किट 2। जरा चेक करते हैं, सर्किट 1 जो था उसमें तो आपने देखा ना, सर्किट 1, चलो मैं यहां बना देता हूं, इसने सर्किट 1 में तो तीनों को किस में रखा हुआ है, सीरीज में रखा हुआ है। तो मैं इधर इसके सामने इधर बना देता हूं इसको, ताकि चले आपके सामने रहे। ये सर्किट 1 है जी, सपोज दिस वाज सर्किट 1 जिसमें तीनों रेजिस्टर्स ऐसे लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये तीनों रेजिस्टर्स हैं आपके पास इस तरह से ये लाइन में लगे हुए हैं। क्वेश्चन ये था बच्चों, गौर कीजिएगा, देखिए सवाल ये था, देखिए क्वेश्चन ये था कि सर इसमें अगर मिसाल, चलो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, हम यूं करते हैं कि इसको 10 ओम्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक वैल्यू लगा लेते हैं। ठीक है, ये भी 10 ओम्स है, ये भी 10 ओम्स है, ये भी 10 ओम्स है। ठीक, मिसाल इसको 10 कर लेते हैं, तो इसी तरह से ये भी 10 ओम्स होगा, ये भी 10 ओम्स होगा, और ये भी 10 ओम्स होगा। उसने चूंकि सर्किट 1 और सर्किट 2 को कंपेयर किया ना। अच्छा, वैसे बताइए सर्किट 1 की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसकी कितनी होगी अगर इन वैल्यूज के साथ चलूं, 10 10 10 के साथ, तो ये तो आ जाएगी आपके पास 30 ओम्स, ऐसे ही, क्योंकि सीरीज में लगे हुए। बट सर्किट 2 में जरा गौर कीजिए कि सर्किट 2 में ये दोनों पैरेलल में, तो आपको याद है कि पैरेलल वालों का पहले क्या निकालते हैं, आप इधर देखिए 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, तो ये आ जाएगा 1/r इक्वल टू, ये कितना बनता है जरा चेक करेंगे इसमें, 1/10
प्लस 1/10, ये आपके पास बनता है 1/5। 1/5, तो इसमें R निकल आएगा फिर R इज इक्वल टू 5 ओम्स। देखिए अब ये इसका कॉम्बो 5 ओम्स आया और आगे साथ ये 10 ओम्स लगा हुआ है, तो जरा बताइए कि ये कितना बना। ये 15 ओम्स बन गया ना। देखो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस आया आपके पास 5 ओम्स और आगे ये साथ उसके सीरीज में लगा हुआ है, समझ आई ना। तो इसका 5 ओम्स और इसका 10 ओम्स, अब ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं, तो अब इनको सिंपल ऐड करके 15 ओम्स नहीं कर देंगे। तो वाकई इसका मतलब है कि देखिए आपके पास इस सर्किट 2 की रेजिस्टेंस 15 ओम्स बनती है और सर्किट 1 की इफेक्टिव रेजिस्टेंस 30 ओम्स है। तो है ना, फिर सर्किट 1 की इफेक्टिव रेजिस्टेंस डबल नहीं है कंपेयर टू सर्किट 2। जी बात सही है, लेकिन चले मैं इसको जरा इस तरह भी दिखा रहा था ताकि ये इनको रिकॉल हो जाए। तो ठीक है, उस तरह भी करते हैं एक मिनट। अब मुझे ये बताइए, यहां तक आपने जब इसको कर लिया तो देखिए उसने कहा था थ्योरी सजेस्ट दैट फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स the resistance of resistor combination in circuit 1 is double the resistance of resistance in circuit 2। तो सर्किट 1 की डबल है कंपेयर टू वो। तो मुझे बताइए कि फिर इसमें पहला तो स्टेट करना है ना, वेदर योर रिजल्ट सपोर्ट दिस थ्योरी। तो हम बोलेंगे यस, ये सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप एक काम और भी ये कर सकते थे। मुझे बताइए सर्किट 1 में, अच्छा हम अगर एक वो, वैसे मैं उससे जरा आपको प्रूफ कर रहा था। जरा मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि उसने कहा था कि ये जो किस बात से आपने साबित करना है कि स्टेट वेदर योर रिजल्ट सपोर्ट्स दिस थ्योरी, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो कहता है थ्योरी सजेस्ट दैट फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कॉम्बिनेशन इन सर्किट 1 इज डबल दैट ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन सर्किट 2। तो मुझे बताएं, इन वैल्यूज से देख के भी तो हम बता सकते हैं। देखो ना, उसने कहा कि स्टेट वेदर योर रिजल्ट्स, कौन से रिजल्ट्स, तो इसका मतलब है वो टेबल से बात करना चाह रहा है। ठीक है, वो तो मैंने आपको वैसे रिकॉल के लिए बताया, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि स्टेट वेदर योर रिजल्ट्स, यानी क्या ये रिजल्ट्स जो हैं सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को। अब लेट्स सी रिजल्ट्स कैसे सपोर्ट करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, सर्किट 1 और सर्किट 2 को वो कंपेयर कर रहे हैं। जरा गौर से देखो, सर्किट 1 में करंट है 0.13 एम्पेयर्स और सर्किट 2 में है 0.25 एम्पेयर्स। देखिए क्या ये सर्किट 2 का करंट ऑलमोस्ट डबल नहीं है। तो देखिए ना गौर से, अब जरा समझिए। सर्किट 1 का देखो, सर्किट 1 में करंट फ्लो कर रहा है 0.13 एम्पेयर्स। इस टेबल रिजल्ट से आपने सब जवाब देना। तो मुझे ये बताएं कि सर्किट 1 में आपका करंट फ्लो कर रहा है 0.13 एम्पेयर्स, ठीक है जी, और सर्किट 2 में करंट फ्लो कर रहा है 0.25 एम्पेयर्स। तो मुझे ये बताइए बच्चों कि सर्किट 2 का करंट डबल नहीं है। अच्छा, करंट जब डबल होगा तो रेजिस्टेंस हाफ नहीं होगी। देखें सर्किट 2 में करंट जो है उसमें डबल फ्लो कर रहा है, तो जब करंट सर्किट 2 में डबल फ्लो करेगा तो फिर रेजिस्टेंस उस सर्किट की आधी नहीं होगी। और इसी तरह से देखिए कि सर्किट 1 में करंट जो है वो ये फ्लो कर रहा है 0.13, तो आप यूं कह लो कि देखिए ये सर्किट 2 में जो करंट है वो डबल फ्लो कर रहा है कंपेयर टू सर्किट 1। तो करंट जब उसमें डबल फ्लो करेगा तो जाहिर है उसका रेजिस्टेंस आधी होगी। ये बात समझ आई सबको। तो ये रिजल्ट्स कैसे ये सपोर्ट करते हैं, तो यस लिख के हम जवाब आगे ये देंगे। ठीक है जी, कि यस लिख के तो आप लिखेंगे कि इसमें द इलेक्ट्रिक करंट in circuit 1 is half that of circuit 2। तो सर्किट 1 में करंट जो है वो हाफ है, सो इट्स रेजिस्टेंस is almost, बल्कि सॉरी, so its resistance is double।
to circuit 2. क्या ख्याल है बच्चों? या इवन आप ये भी देख सकते थे कि देखिए इसकी रेजिस्टेंस 5.84 का जरा डबल करके देखिए कितना आता है। तो ये 11.68 तकरीबन सेम टू डबल ही ऑलमोस्ट आ रहा है। तो आप डायरेक्ट इधर से भी देख सकते थे कि इसकी रेजिस्टेंस 5.84 आ रही है और इसकी 11.38 ओम्स आ रही है। तो ये भी सही है कि देखिए सर्किट 2 की रुकावट जो है वो ऑलमोस्ट डबल है। तो ये ऑलमोस्ट डबल का मतलब है कि ये वैल्यूज बड़ी यानी क्लोज आ रही है ना, ये बहुत ज्यादा इस तरह फर्क नहीं है, मतलब सिंपली वाकई इसका डबल करें तो ये यूं आ रहा है। तो आप इस तरह भी रेफरेंस दे सकते थे कि यस बिकॉज जो टेबल से हमने रेजिस्टेंस निकाली, तो करंट को छोड़िए, ये भी जरा लंबी बात हो जाएगी। तो यस लिखिए, आप इसमें ये लिखिए कि as seen from the table, as seen from the table, the resistance of circuit 1 is double, is almost double कह लें। तो ये जो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ये मे बी एक्सपेरिमेंटल एरर्स हों। जी बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 1 इज ऑलमोस्ट डबल as compared to circuit 1, सॉरी circuit 2। तो बस टेबल ऑफ रिजल्ट से आप यहाँ पे देख लेना कि सर्किट 2 की रेजिस्टेंस देखिए 5.84 है और इसकी ऑलमोस्ट उसके डबल ही है। तो असल में 5.84 का डबल जो है 11.68 आता है, लेकिन ये जो 38 ये छोटा सा फर्क आ रहा है इसमें, ये जाहिर है एक्सपेरिमेंटल एरर्स भी बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा फर्क आ रहा है। अदरवाइज ऑलमोस्ट डबल है, तो रिजल्ट्स बड़े करीब है एक दूसरे के, डबल नहीं आ रहे। क्यों जी? तो यहाँ तक क्लैरिटी है सबको? अब देखिए आगे कहता है कि give one precaution that a student takes so that her readings of current and voltage are as accurate as possible। बताइए जी क्या करना चाहिए कि रीडिंग्स as accurately as possible आए। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, give one precaution कि उसकी रीडिंग्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज एज एक्यूरेट एज पॉसिबल आए। मुझे बताएं वो करंट एंड वोल्टेज इस किस्म के मीटरों से ले रही है, तो आपके याद है ये जिस भी मीटर्स पे ये स्केल्स बने हो, मैंने आपको क्या कहा था कि वहां पे कौन सा एरर अकर होने का चांस है। ये जीरो एरर भी बिल्कुल आप लिख सकते हो, ठीक है जी। दो एरर्स लिख सकते हो कि जी एक तो चेक फॉर, गिव वन प्रिकॉशन, एक प्रिकॉशन बतानी है आप। तो आप इसमें कह सकते हो कि चेक फॉर जीरो एरर। हमेशा याद है पहले स्विच्ड ऑफ हालत में चेक फॉर जीरो एरर ऑन द एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो आपने एम मीटर एंड वोल्ट मीटर पे जीरो एरर का इफेक्ट देख लेना है। ये तो हर एक माह की है, तो इसलिए मैं ये इनफ रीजन है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि चूंकि स्केल्ड इंस्ट्रूमेंट है तो अवॉइड पैरेलक्स एरर, ठीक है जी, अवॉइड पैरेलक्स एरर बाय प्लेसिंग द लाइन ऑफ साइट perpendicular to the scale, perpendicular to scale, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर लिखें, कोई एक वजह लिखनी थी, मैंने आपको दोनों बता दी, ठीक है। क्या ख्याल है जी? तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में कहता है कि आपको उसने ये कहा हुआ है, सी इट सेज के a student investigates the rate of cooling of thermometer bulbs under different conditions। तो हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस वक्त कि जिसमें आपने रेट ऑफ कूलिंग ऑफ थर्मोमीटर बल्ब्स देखना है, यानी कि थर्मोमीटर का बल्ब जो होता है वो किस रेट से कूल हो रहा है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। कहता है द स्टूडेंट टेक्स टू आइडेंटिकल थर्मोमीटर्स पी एंड क्यू, ठीक है।
स्टूडेंट कहता है 2 आइडेंटिकल थर्मोमीटर्स P एंड Q लेता है. He leaves the bulb of the thermometer P exposed to the air. ठीक है, वो बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर को P को एक्सपोज करता है टू एयर, but wraps and secures a small piece of cloth around the bulb of thermometer Q. ठीक है, तो आपने थर्मल फिजिक्स का वो चैप्टर देखा हुआ है ना, जिसमें हमने हीट लॉस को प्रिवेंट करना है या हीट लॉस को एनहांस करना है. तो वो कहता है कि he leaves the bulb of the thermometer P exposed to the air but wraps and secures a small piece of cloth around the bulb of the thermometer Q. ठीक है, कहता है he places thermometer P into a beaker of hot water. तो अब उसने ये कहा कि देखिए उसने 2 थर्मोमीटर के बल्ब्स को ट्राई किया है. द स्टूडेंट टेक्स 2 आइडेंटिकल थर्मोमीटर बल्ब्स P एंड Q. अब जरा तर्जुमा करते हैं इसका. वो कहता है he leaves the bulb of the thermometer P exposed to air. P वाले को, जो P वाला थर्मोमीटर का बल्ब है, देखिए P वाला जो बल्ब है उसको उसने हवा में छोड़ दिया ऐसे करके, एक्सपोज टू एयर, बट रैप्स एंड सिक्योर्स अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ अराउंड द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर Q. लेकिन थर्मोमीटर Q के बल्ब के गिर्द उसने एक छोटा सा ऐसे स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ लपेट दिया. तो P को वैसे ही एक्सपोज टू एयर छोड़ा है और Q को ऐसे उसको कपड़े से लपेट दिया. अब देखिए कॉमन सेंस की बात है. He places thermometer P into a beaker of hot water. और P को वो क्या करता है, ऐसे beaker of hot water में डालता है. अब सारी बात वो खुद बताएगा आपको. कहता है फिगर 4.1 shows the reading on the thermometer P at time t equal to 0. फिगर 4.1 shows the reading on the thermometer P at time t equal to 0. तो मुझे बताएं टाइम t equal to 0 पे थर्मोमीटर P की ये रीडिंग उसने दिखाई हुई है. कहता है रिकॉर्ड ऑन the answer line and in table 4.1 the temperature shown at time t equal to 0. तो टेम्परेचर शोन एट टाइम t इक्वल टू 0 कितना है आपके पास इसमें. देखिए कि टाइम t इक्वल टू 0 पे आपको ये दिख रहा है कि ये 80 से 90 तक बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखिए हर जगह स्केलिंग ही है. तो 10 डिविजन्स रिप्रेजेंट 80 टू 90 यानी 10 डिग्री सेल्सियस. तो ये फिर एक डिवीजन होगा तो ये कितना बनता है. ये सी दिस इज 80 81 82 83 84 85 86. तो ये आपके पास 86 डिग्री सेल्सियस. देखो डिग्री सेल्सियस का यूनिट दिया हुआ है तो फिर आपने पुट नहीं करना. ठीक है, तो इसने 86 डिग्री सेल्सियस, ये एक ही करेक्ट आंसर इसमें आ रहा है जो आपने लिखना था. तो इसमें आपने इसके सामने देखना था कि यार ये जो रीडिंग आ रही है ये 86 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अच्छा आगे क्या कहता है. कहता है द स्टूडेंट रिमूव्स द थर्मोमीटर P फ्रॉम द हॉट वाटर एंड स्टार्ट्स द स्टॉप वॉच. अच्छा आपको ये समझ आया एक्सपेरिमेंट था क्या. वो थर्मोमीटर P को क्या कर रहा है, उसने पहले पानी में डुबोया, उस पानी से उसने थर्मोमीटर ने टेम्परेचर हासिल कर लिया 86 डिग्री सेल्सियस. अब उसको लाकर उसने क्या कर दिया, थर्मोमीटर P को सिंपली ऐसे, थर्मोमीटर P को ऐसे खुली फिजा में गर्म पानी में उसको डुबोकर उसका टेम्परेचर 86 डिग्रीज हासिल करवा के अब उसको कहता है कि द स्टूडेंट रिमूव्स द थर्मोमीटर P फ्रॉम द हॉट वाटर एंड स्टार्ट्स द स्टॉप वॉच. यानी पहले उसने थर्मोमीटर P को पानी में डुबोया. देखो कहता है कि यहाँ पे जो इसने बताया हुआ है, he places the thermometer P into a beaker of hot water. तो जब उसने उस थर्मोमीटर P को बीकर ऑफ हॉट वाटर में डाला तो उस थर्मोमीटर की रीडिंग पहुंच गई 86 डिग्री सेल्सियस पे. फिर उसने उसे बाहर निकाला. कहता द स्टूडेंट रिमूव्स द थर्मोमीटर P फ्रॉम द हॉट वाटर एंड स्टार्ट्स द स्टॉप वॉच. तो जैसे ही उसको उससे निकाला तो अब स्टॉप वॉच उसने शुरू कर दिया. तो टाइम t 0 पे, तो इसका मतलब है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे उस थर्मोमीटर का टेम्परेचर 86 डिग्री था. कहता है he takes the reading of the thermometer of the temperature of the thermometer bulb at 30 seconds intervals for 3 minutes. यानी देखो टाइम 0 पे उसका टेम्परेचर 86 है, फिर 30 सेकंड्स बाद उसने दोबारा इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया होगा, फिर 60th सेकंड पे रिकॉर्ड किया होगा, फिर उसको 90th सेकंड पे रिकॉर्ड किया होगा. तो 3 मिनट तक हमने जाते जाना है. फिर इसी तरह 120th सेकंड पे उसने टेम्परेचर इसका रिकॉर्ड किया होगा. वैसे आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि क्या ये थर्मोमीटर जो अब हमने पानी में डुबो के बाहर निकाला और इसे एक्सपोज टू एयर छोड़ दिया है, तो क्या ये टेम्परेचर रीडिंग टाइम के साथ साथ फॉल करेगी या राइज करेगी.
जवाब तो एक बड़ी कॉमन सेंस बात है, इसमें कोई इतनी साइंस तो है नहीं। फॉल करेगा, बिल्कुल सही है। तो टाइम के साथ साथ, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर गुजरेगा, टाइम गुजरेगा, ये थर्मोमीटर की जो लिक्विड है ये अपनी हीट लूज करता जाएगा और टेम्परेचर यहाँ से फॉल करता जाएगा, अनलेस, अच्छा कहां तक फॉल करेगा, जब तक ये किस टेम्परेचर पर ना पहुंच जाए, बताइए। जब तक ये, हाँ जी, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए। इसने रूम टेम्परेचर कहीं बताया हुआ नहीं है, तो फिर इसका मतलब है हम 20 डिग्रीज या 24 डिग्रीज या जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से हम ले लेंगे। चलें, तो अब उसने कहा ही रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग थर्मोमीटर क्यू। अब वो कहता है कि वो यही तजुर्बा थर्मोमीटर क्यू के साथ करता है। आपने याद है पी और क्यू में फर्क क्या है? पी और क्यू में फर्क ये है, जरा एक मिनट सुनना। पी और क्यू में फर्क ये है कि ही लीव्स द थर्मोमीटर बल्ब पी एक्सपोज टू एयर, यानी उसको गर्म पानी में डुबो के बाहर निकाल रहा है और एयर खुली फिजा में छोड़ रहा है, ऐसे कर। तो फिर टाइम के साथ साथ उसकी फॉलिंग रीडिंग्स वो नोटिस करता जा रहा है। लेकिन कहता है बट रैप्स एंड सिक्योर्स अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ अराउंड द थर्मोमीटर बल्ब क्यू। तो अब उसने क्या बोला, कहता है ही रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट विद थर्मोमीटर क्यू। अब वो कहता है कि हिज रिजल्ट्स आर शोन बिलो। अब मुझे बताइए कि टाइम जीरो पे, अब देखो उसने कहा कि हिज रिजल्ट्स आर शोन टेबल 4.1। टाइम जीरो पे देखो थर्मोमीटर पी ये दिया हुआ है और थर्मोमीटर क्यू ये दिया हुआ। तो टाइम जीरो पे थर्मोमीटर पी की ये वैल्यू आगे फिल करवाएगा वैसे भी, ये जो हमने देखिए ना, टाइम टेम्परेचर शोन एट टाइम जीरो 86 डिग्री सेल्सियस था। तो हम यहाँ वैसे 86 डिग्री सेल्सियस ये लिख भी देते हैं। जी मैं कर लूंगा सर, एक मिनट जरा ये इसको कंप्लीट कर लूंगा। तो ये आपके पास ऐसे आ गया। अच्छा, अब वो कहता है स्टेट विच थर्मोमीटर कूल्ड मोर क्विकली। इसने वैल्यू फिल अप नहीं करवाई ना हमसे इसमें, चले वो करवा ले, उसने वैसे ऊपर बोला हुआ था, सॉरी हाँ, कि टेबल में भी और आंसर लाइन में भी, तो ये हमने फिल कर दिया सर। अब वो कहता है कि स्टेट विच थर्मोमीटर कूल्ड मोर क्विकली एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। स्टेट विच थर्मोमीटर कूल्ड मोर क्विकली एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो कौन सा थर्मोमीटर कहता है ज्यादा जल्दी कूल हुआ एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? तो मुझे ये बताइए कि ज्यादा जल्दी इनमें से कौन कूल हुआ है। ये देखिए, टाइम जीरो पे इसका टेम्परेचर 86 था, इसका 89 था। फिर 30 सेकंड्स बाद इसका 52 है, इसका 77 है। फिर 60 सेकंड के बाद इसका 37 है, इसका 60 है। 90 के बाद इसका 33, इसका 49, 120। अच्छा, अब मसला ये है कि कौन सा आपको इसमें ज्यादा जल्दी कूल होता हुआ दिख रहा है। देखिए इसके 30 सेकंड्स में इट फेल बाय 86 से 52 तक, जरा वैसे गैप देखो कितना आता है। 86 माइनस 52 करेंगे तो ये 34 डिग्री आ रहा है। यानी देखो ये 30 सेकंड्स में, ये 30 सेकंड्स में 34 डिग्रीज जो है वो कूल हुआ है। ठीक है, फिर अगले 30 सेकंड्स में, सी अगले 30 सेकंड्स में इट कूल्ड बाय, अब आप 52 माइनस 37 कर दें तो ये 15 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, जबकि ये कितने से कूल हो रहा है पहले 30 सेकंड्स में, सी ये पहले 30 सेकंड्स में कितना कूल हुआ, 89 माइनस 77, तो ये 12 डिग्री खाली कूल हुआ है। देखिए ये साफ दिख रहा है कि ये थर्मोमीटर पी पहले 30 सेकंड्स में 34 डिग्री सेल्सियस कूल हो रहा है और ये 30 सेकंड्स में 12 डिग्री कूल हो रहा है। ये अगले 30 सेकंड्स में 15 डिग्री कूल हो रहा है और ये अगले उसमें कितना आ रहा है, 17 डिग्री कूल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको विजिबली क्लियरली दिख रहा है कि यार कौन ज्यादा तेजी से ठंडा होता जा रहा है। आपका थर्मोमीटर पी जो है वो ज्यादा तेजी से ठंडा हो रहा है। तो उसने सवाल में ये बोला है कि कौन ज्यादा जल्दी कूल हो रहा है। स्टेट विच थर्मोमीटर कूल्ड मोर क्विकली एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो वो तो क्लियर दिख रहा है कि पी वाला है। जस्टिफाई और आंसर बाय, कहता है जस्टिफाई और आंसर बाय रेफरिंग टू द रीडिंग्स इन टेबल 4.1। तो आप स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है तो सिर्फ बस पहले 30 सेकंड्स का हिसाब लगाओ कि देखिए पहले 30 सेकंड्स में थर्मोमीटर पी कूल्ड बाय 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि थर्मोमीटर बी कूल्ड बाय 12 डिग्री सेल्सियस। तो आपने वैल्यूज का रेफरल देना है इसमें कि देखिए पी जो है ज्यादा जल्दी कूल हो रहा है बिकॉज देयर इज अ लार्ज drop in temperature, there is a large drop in temperature that is 34 degrees Celsius in the first 30 seconds.
ठीक है, in the first 30 seconds, whereas in thermometer Q it just drops by 12 degrees Celsius in the first 30 seconds. तो फिर जाहिर बात है कि पहले 30 seconds में P का टेम्परेचर फॉल ज्यादा आ रहा है। तो इसने देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखिए 86 तो पिछले पार्ट का था, उसने कहा पी में ज्यादा ड्रॉप आ रहा है बिकॉज लार्जर इनिशियल टेम्परेचर ड्रॉप है। मैंने चले वैल्यूज के साथ बता दिया। और दूसरा मार्क जो है इन द सेम टाइम, तो इसने बोला देखो टेम्परेचर्स फ्रॉम टेबल रेफर टू, तो मैंने टेबल से टेम्परेचर्स रेफर किया, 2 मार्क्स इस बात के वो दे रहा है। अच्छा, अब आगे कहता है कि suggest two conditions that must be kept the same to ensure that a fair comparison is made between the rates of cooling of the two thermometers. देखिए जब आप दो चीजों का एक फेयर कंपैरिजन करते हैं तो वो कहता है कि क्या किया जाए। Suggest two conditions that must be kept the same to ensure a fair comparison is made between cooling of the thermometers. तो कौन सा दो चीजें जो है ना इसमें फेयर होनी चाहिए, बताइए। देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपका स्टार्टिंग टेम्परेचर था, देखिए वैसे फेयर कंपैरिजन में स्टार्टिंग टेम्परेचर भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो तब जरा और फेयर कंपैरिजन हो जाएगा। तो आपने ये लिखना है कि पहला कंडीशन तो ये है कि सेम स्टार्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए हॉट वाटर का, सेम स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर होना चाहिए। ये नहीं कि एक केस में हॉट वाटर कुछ और टेम्परेचर का है और एक में कुछ और का है, ताकि दोनों थर्मोमीटर्स एक जैसा इनिशियल टेम्परेचर अचीव करें कि नहीं। वहां से फिर फॉल को डिटेक्ट करना बड़ा आसान और कंपेयर करना इजी होगा। तो एक तो आपका जो है ना स्टार्टिंग टेम्परेचर्स जो है ना वो सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या चीज होनी चाहिए, यस, दूसरा इसमें आप ये कह सकते हो कि जी सेम टाइम इंटरवल्स, दोनों के लिए आप सेम टाइम इंटरवल्स जो है वो इसमें आप लोगे, जैसे इसने लिए हुए हैं 30-30 सेकंड्स के लिए, ठीक है। सेम टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट को किया जाए या सेम टाइम इंटरवल्स के लिए। और कंपैरिजन के लिए एक और भी हो सकता है कि दोनों रीडिंग्स जो हैं एक ही टाइम पे ली जाएं, ठीक है। या सेम रूम टेम्परेचर भी बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है। तो जरा ये चेक करते हैं, दो कंडीशंस उसने खैर कही थी। तो एक तो सेम स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर, ये बिल्कुल सही बात है। उसने बोला स्लैश सेम रूम टेम्परेचर, सेम टाइम इंटरवल्स, कैरी आउट एट द सेम टाइम, यानी एक्सपेरिमेंट को एक ही वक्त पे दोनों को कैरी आउट करें। तो एनी टू पॉइंट्स कहता है इसमें से नहीं उमर, ये थर्मोमेट्रिक लिक्विड सेम इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि दोनों का वो तो ऑब्वियस है कि थर्मोमेट्रिक लिक्विड तो सेम ही होता है ना दोनों में, क्या ख्याल। तो ये इस तरह से बच्चों आपका ये पेपर यहाँ पे मुकम्मल होता है। तो देखिए इसमें इतना कोई इतनी साइंस इन्वॉल्व नहीं होती, आपने सिंपल कॉमन सेंस बात करनी है।